भाग भाग रे डंकिनी, भाग क्या को लागे, भाग भाग तंत्र पेलू, मंत्र पेलू, जौ पेलू, झपाट पेलू, भाग भाग रे भाग। ये तुम क्या बक रहे बहादुर? था नहीं स्क्रिप्ट में, डराने का सीन था। मैंने कहा सर कुछ करूंगा, बोला नहीं। मैंने कहा बोलूंगा तो शायद समझ में ना आए, परफॉर्मेंस से करता हूँ। ताली बजाई सब लोगों ने, बोला बहुत बढ़िया। इम्प्रोवाइजेशन एक्टर के लिए जरूरी चीज है। ऑडियंस के लिए जो यादगार है वो है जस्ट इमेजिन। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। उसमें भी तकिया कलाम मिल गया था, जस्ट इमेजिन। तो ये आपकी इम्प्रोवाइजेशन थी या स्क्रिप्ट में था पहले? एक्टिंग की तरफ रुझान क्यों था आपका और कैसे? वो जो जीवन था पहाड़ का, उससे निकलना चाहते थे। एक तो वो मध्यम वर्गीय परिवारों की जो समस्याएं होती है वो सब होती थी, तो अपना ये था कि यार अपने लिए तो कुछ कर लें। वो अनजाने में किए गए अपराध कई बार बड़े सत्य हो जाते हैं। टीवी में भी आप शुरू किया सर आपने ताक झांक से, उसके बाद आया आपका एक सीरियल ऑफिस ऑफिस। ओए होए होए होए, स्क्रिप्ट हीरो थी ऑफिस की, कुछ नहीं पता, नॉर्मल सीरियल जैसी हम गए थे उसमें। तुम्हारा इंतजार हो रहा था, देखो क्या लिखा है। मुसद्दी लाल से ज्यादा फेमस हो गया था। हाँ, कोई लड़के खाली फिल्मों में आते हैं ना, तो उनको सजेशन देता हूँ, बेटा थिएटर करो। उससे क्या है, आप एक्टर हो कि नहीं हो वो आपको पता लग जाएगा। और वो तो किस कैलिबर के हो। एक्टिंग कोई परफ्यूम नहीं है, एक्टिंग साधना है। क्योंकि ट्रेनिंग के बल पे जब आत्मघाती बम बनाए जा सकते हैं, तो ट्रेनिंग के बल पे अच्छे इंसान और अच्छे एक्टर बनाए जा सकते हैं हमेशा। घूमने का शौक है आपको, जैसे आप पहाड़ों में हैं? मेरे पैरों में ना चक्र हैं। बचपन में बाबा जी ने कहा था ना, तो सच में मेरी क्रिश पिक्चर रिलीज हुई थी तो मैं ओम पर्वत चला गया था। 3 दिन का वहाँ पैदल रास्ता है, 3 दिन आना 3 दिन जाना। तब जब आदमी 3 दिन पैदल चलता है तो उस दौरान चलने से जो उसको ज्ञान मिलता है ना, वो 4 इंच मोटी किताब पढ़ने से नहीं मिलता। जीवन नहीं है, वैल्यू नहीं, और ज्ञान सबके पास है। खाली प्रसिद्धि नहीं चाहिए होती है ना, उस प्रसिद्धि के पीछे का जो सुख है वो है जीवन का असली आनंद। मुझे 8 अरब लोग हैं देश में, पूरे विश्व में, कोई आदमी ऐसा नहीं मिला आज तक जो बोले मैं गलत था। आप जब आए थे, आउटसाइडर थे, तो उस समय नेटवर्किंग बनाना, अपने लिए काम ढूंढना, तलाशना। देखो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना। जिसके पास ऑप्शन नहीं होता है उसके आगे बढ़ने के चांस ज्यादा होते हैं। सर एक यंग जनरेशन के जो कॉमेडियंस हैं, कुणाल कामरा हो गए, समय रैना हो गए और बहुत सारे हैं, इनकी कॉमेडी ही डार्क कॉमेडी है। देखो ये लोग मतलब इस कॉमेडी को करने के पीछे आपके परिवार का या आपके माहौल का या संस्कारों में आप जा ही नहीं पाए। आप न समाज का हिस्सा बन करके बड़े हुए, न संस्कारों का हिस्सा बन के बड़े हुए। खाली वल्गैरिटी देख देख के आप बड़े हुए, तो आप सोचोगे भी वैसा ही। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मुझे लास्ट याद है कि 17 साल का था मैं जब मैंने पहली बार आपकी बड़ी फिल्म देखी थी। हो सकता है उससे पहले भी आपने काफ़ी काम किए होंगे, बट हमें वो आइकॉनिक क्रिश याद है। जिसमें हमने आपको देखा और तब से देख रहे हैं। अब तो काफ़ी साल हो गए हैं, 19 साल और आगे निकल गए। तो कैसा रहा सर इतना लंबा सफ़र? हम तो ब्लेस्ड मानते हैं, मैं ईश्वर का धन्यवाद मानता हूँ। क्योंकि एक तो ये मायावी दुनिया है, ये शहर मायावी है, दुनिया मायावी है, छलावे के साथ। क्योंकि जो है नहीं वो हम दिखाते हैं सिनेमा में ना। तो ऐसे दुनिया में जो आपको अभिनय पसंद था, तो ईश्वर ने इतने वर्षों की यात्रा में अभिनय आपको दे रखा है। वो भले वो रंगमंच का हो, दिल्ली का हो या मुंबई का हो, और जो भी फॉर्म में आज काम हो रहे हैं उनमें लगभग हम काम करते रहे। तो वो जो हम ब्लेस्ड मानते हैं कि ईश्वर का धन्यवाद है कि हम काम कर पा रहे हैं और अपनी मन की दुनिया देख पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। और अंतर सिर्फ करोड़ों और लाखों का हो सकता है, बाकी चीज़ों में कोई अंतर नहीं। हम ईश्वर का ब्लेस्ड मानते हैं कि इस फील्ड में रहते हुए भी इतने बढ़िया समय से अपना ज़िंदगी, परिवार, माता पिता, जो एक हर व्यक्ति को चाहिए, जो सारे खुशियाँ, वो हमको ईश्वर ने दी हुई है। तो हम इस फील्ड को मैं ऐसा ब्लेस्ड मानता हूँ, अपने लिए वरदान है। सर आपने मुंबई में मतलब रहते हुए, आप पहाड़ से आते हैं, तो मुंबई में रहते हुए कितने साल हो गए यहाँ? मुंबई में रहते हुए आज ही मैं बड़ा रोचक किस्सा बताऊँ। मैं ट्रेन में बैठ के आया। एक ट्रेन है जिसके साथ पता नहीं कितने साल से गोल्डन टेम्पल, हाँ 30-35 साल पहले मैं उस ट्रेन में आया और गया हूँ। मैं 11वीं में था तब मैं निकल आया था। और कल मेरी लाइफ में एक वो स्टेशन आया, नागदा।
नागदा एक स्टेशन है। मैं जब 11th में था तब मैं यहाँ से बम्बई से वापस जा रहा था बगैर टिकट, क्योंकि आप बचपन से ही मेरे को बम्बई आने का शौक़ था। तो तब भाग के आ गए थे, लेकिन लोगों ने यहाँ समझाया कि बेटा जाओ, ये है सो है, बगैर टिकट उतर गया। टीटी ने मुझे 18-20 रुपये थे उस वक्त ले के नागदा स्टेशन उतारा। कल मैं नागदा में था और उस जगह से ऐसी यादें जुड़ी थी कि वहाँ से एक टीटी ने फिर अपने साथ ले गया उतने बरस पहले। मैंने कहा अंकल मेरी जगह आपका, क्योंकि बच्चे ही थे, 11वीं में पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, उन्होंने कहा अपने साथ रखा। नागदा से रूट चेंज होता है वहाँ से, मध्य प्रदेश का और दिल्ली का रास्ता बदलता है, एमपी में पड़ता है। हाँ, तो फिर दिल्ली वाली ट्रेन में मैं चला गया। उन्होंने कहा 10 रुपये दिए, बोला पूड़ी ले आओ अपने लिए, खा लो कुछ। तो 2 रुपये की 8 पूड़ी आती थी, मैं 8 रुपये वापस देने लगा, उनका रख ली। तो ऐसा रोना आया ना, मतलब उसमें इमोशन ऐसे, मतलब कोई आदमी ईश्वर की तरह आपको मिल गया कि एक को ले भी जा रहा है और पैसे भी दिए, वापस मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पूरी चाहिए थी, मेरा पेट भरना था, उससे ज़्यादा पैसे की उम्मीद थी नहीं मुझे। तो वो दिन था बम्बई का, से आज तक मैं मुंबई में जुड़ा हुआ हूँ। ईश्वर ने, मतलब तब तो बच्चे थे तो वापस चले गए, फिर वापस दिल्ली आए, नाटकों में काम किया, फिर प्रॉपर तरीके से आए। तो दिल्ली मुंबई के साथ ऐसा एसोसिएशन जुड़ा हुआ है। और 11 साल की उम्र में भाग, 11वीं में पढ़ता था। 11वीं में पढ़ते थे तो नहीं, भाग के कैसे आ गए यहाँ? उस समय भाग के करियर बनाने का समय था। आपके पिताजी या और जो लोग उस वक्त के थे, गांव से अभाव था, प्रभाव पहाड़ों में, तो वो निकल के कुछ बनना है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार और सभी की गरीबी थी उस वक्त ना। सर्वाइवल माने बच्चे पढ़ लिख जाएं और उनकी फीस और लत्ते कपड़े हो जाएं, उतना ही हर पीढ़ी का उस वक्त का संघर्ष ही यही था। मतलब आपके नहीं हुआ तो आपके पिताजी लोगों का, बिल्कुल लगभग सबका ही, वो पूरा जनरेशन, करोड़ों लोग उस गरीबी से जूझ रहे थे उस वक्त, और वो सब आज निकल गए। वो सब ट्रेन वाले लोग आज मैं देखता हूँ सब फ्लाइट में जाने लगे हैं। तो वो पीढ़ी ही ने तरक्की की है। एक्टिंग पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो एक्टिंग की तरफ रुझान क्यों था आपका और कैसे था? अब ये मुझे खुद नहीं पता। सोचो 11वीं का बच्चा तब यहाँ आया था, पिथौरागढ़ में मैं नाटक करने लगा था। मैं 9वीं में था शायद, अपने गांव में पिथौरागढ़ में रहते हुए जूलियस सीजर हमने कर लिया वहाँ। वो गलती से कर लिया, क्योंकि एक तो हमें नाटक, वो कहानी 11वीं 12वीं में होती थी, वो ब्रूटस वो सब पढ़ते थे, वो नाटक अच्छा लगा और वो शुरुआत वैसे हुई। कुछ तो रहा होगा ना, वो हमको नहीं पता, लेकिन आदमी का इंटरेस्ट ही नाटकों में था। प्रेमचंद जी का नाटक मंत्र मैंने बचपन में कर लिया था, वो इंटरेस्ट था उन चीज़ों में। ऐसे लोग मिलते थे तो अच्छा लगता। फिर धीरे धीरे सर्कल अपने का बनने लगा गांव में, गांव की टीम को मैं शहर लाता था, उस तरह का एक कुछ था। अपनी एक टीम भी बनाई थी मैंने उस उम्र में, मैं उसका लीडर था ग्रुप का। और वो अनजाने में किए गए अपराध कई बार बड़े सत्य हो जाते हैं। हमारा उस चीज़ के प्रति समर्पण ऐसा था ना, तो इसलिए ऐसे ईश्वर के आशीर्वाद से भी लोग मिलने लगे। फिर दिल्ली की यात्रा शुरू हो गई, फिर वहाँ नाटक थिएटर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेटरी कंपनी में काम करने का मौका मिला। रंगमंच में उससे पहले त्रिपुरारी जी के साथ काम किया था, जनमाध्यम में माइक पांडे जी की मैसेज के साथ जनमाध्यम में पपेट चलाए थे, थिएटर किया था। तो वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बनता गया, लोग मिलते गए। और वरना मेरे साथ भी फिल्मी सीन हुआ, आपको बताऊं, दिल्ली में ना मंडी हाउस में वो जो ग्राउंड है बड़ा वाला, नए नए आए थे और नाटक की रिहर्सल हो रही थी, नुक्कड़ नाटक की। 4-5 दिन से मैं देख रहा था उनको दूर से, सर्कल में वो आते थे, उनकी रिहर्सल होती थी। तो कुछ कुछ डायलॉग मुझे समझ में आ गए थे सुनने में। तो फिल्मों में नहीं होता जैसे, वैसा मेरे साथ भी हुआ। एक कैरेक्टर उनका कुछ आया नहीं था उसमें, और मेरे को रोज़ देखते थे, मैं हेलो हेलो हेलो, ताकि मेरे हेलो उन तक पहुंच जाए, बाकी कुछ नहीं। मैं रोज़ देखता था, तुम करोगे ये रोल? मैंने कहा मैं तो वेट ही कर रहा था। घास पकड़ के वो डायलॉग मैंने पढ़ दिए उसके, क्योंकि 4-5 दिन से आ रहा था। हाँ तुम कर रहे हो। तो वहाँ से ऐसे शुरुआत हुई नाटकों में, क्योंकि कोई जान पहचान थी नहीं दिल्ली में, ऐसी कोई जान पहचान थी नहीं। तो वो धीरे धीरे ऐसे लोग मिलने लगे, फिर तो रास्ते बनते गए, रंगमंच रेपेटरी सब होते गया, लेकिन शुरुआत वहाँ से। किस्मत कहाँ से कहाँ ले आती है। हाँ, सोचा भी नहीं था, लेकिन वो ईश्वर ने, क्योंकि वो जो जीवन था पहाड़ का, उससे निकलना चाहते थे। एक तो वो माहौल, वो मध्यम वर्गीय परिवारों की जो समस्याएं होती हैं वो सब होती थी। तो अपना ये था कि यार अपने लिए तो कुछ कर लें। अब वो नाटकों का जो रास्ता शुरू हुआ, उससे इंसान बनने का प्रोसेस शुरू हो गया। रंगमंच इसलिए इतनी बड़ी चीज़ है, उसमें आदमी, रंगमंच में जो है, थिएटर में आदमी सेल्फ एनालाइज करने का पावर बढ़ जाती है उसमें, अपने बारे में सही जानकारी, मैं कौन हूँ, किस लायक हूँ। सही बात है।
कोई लड़के खाली फिल्मों में आते हैं ना, तो मैं उनको सजेशन देता हूँ, बेटा थिएटर करो। उससे क्या है, आप एक्टर हो कि नहीं हो वो आपको पता लग जाएगा। हाँ। और वो तो किस कैलिबर के हो। गलत और जब थिएटर करते रहोगे तो कैलिबर भी बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि ट्रेनिंग के बल पे जब आत्मघाती बम बनाए जा सकते हैं, तो ट्रेनिंग के बल पे अच्छे इंसान और अच्छे एक्टर बनाए जा सकते हैं हमेशा। क्या मैं इस खूब बात बात को बोली हमेशा बोलता रहता हूँ। क्या बात बोली है। तो ये सब यात्रा शुरू। अब समय देखिए सर, कहाँ से कहाँ टर्न अप होके आया है कि एक टाइम था जब पहाड़ से लोग आ रहे थे, यहाँ आप भी आए। अब ऐसा टाइम है कि लोग पहाड़ों की तरफ वापस भागते हैं, जहाँ शांति चाहिए होती है तो 4 दिन के लिए निकल जाते हैं पहाड़। सच्चाई है, वही सच्चाई है। इतनी भागम भाग बढ़ी है हाँ, कि लोग पहाड़ों की तरफ भागते हैं जिस दिन और 4 दिन सुकून का वाकई सुकून वहीं है, आदमी पहाड़ में, मतलब प्रकृति के पास। प्रकृति के पास। और मुझे गर्व है कि मेरा पूरा बचपन पहाड़ में बीता है। मैं 18 साल का था तो घर से निकल आया था, भाग गए थे, दिल्ली आ गए थे। लेकिन वो 18 साल तक का जीवन में मैंने हिमालय को रंग बदलते देखा है। हाँ, कलर चेंज हो रहे हैं, कि पिंक हो रहा है हिमालय, रेड हो रहा है, बादल हैं पूरे पहाड़ सूरज हमारे की बादलों से ढके हुए हैं, लालिमा। चादर। जो हवाई एरोप्लेन से जो सीन दिखता है ना, वो हमने बिना एरोप्लेन के ही देख रखा है बचपन से ही पहाड़ों का। तो वो प्रकृति के बीच रहने की वजह से शायद प्रवृत्ति हमारी कलाकार वाली बनती चली गई, ऐसा मुझे लगता है। जनरली सर जो वहाँ रहते हैं, तो देखिए तो इस पहाड़ की बात चल रही है तो मैं पूछ रहा हूँ कि जनरली जो लोग वहाँ रहते हैं वो क्या करते हैं सुकून के लिए? वो तो उनको तो वैसे ही सुकून मिल गया है, उनके हाँ, लिए तो वैसे ही। उनका जीवन है। मतलब हालांकि सुकून को ढूंढना या सुकून चाहना तो ये तो आदमी की इच्छाएं हैं कि वरना सुकून तो असली घर में ही है। और दिनचर्या में जो फिट है, जो रोज एक नियमित दिनचर्या जीता है, उससे बढ़िया जीवन किसी का नहीं है। आदमी के पास आज क्या है, दिनचर्या नहीं है। लाइफस्टाइल शब्द आ गया दिनचर्या की जगह, लेकिन जीवन जीने की कला या जीवन जीने का तरीका ही नहीं मालूम ना। खाली करियर ओरिएंटेड हो गए हैं लोग बाग, फ्यूचर ओरिएंटेड हो गए हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो एक्चुअल में जो जीवन है, जो घर में होता है, जो माता पिता के साथ होता है, या जो परिवार में बच्चों के साथ होता है, आदमी के 2-2 4-4 बेडरूम के घर हैं, लेकिन 4 लोग भी उस घर में, तो वो चारों एक साथ आते ही नहीं हैं। जब आते भी हैं तो विद मोबाइल आते हैं। तो जीवन तो आपका वैसे ही मनुष्य उन्हीं को जो मिली है, परमात्मा ने जो आपको मनुष्य जीवन दिया है, आदमी आज सुख सुविधाओं की वजह से उससे नीचे चला गया है। लाइफस्टाइल को बढ़िया बनाने के चक्कर में दिनचर्या खो गई है उसकी। सही बात है, सबके हाथ में अपना अपना फोन और सबके जीवन अपने नहीं अपने है, वैल्यू दृष्टिकोण। नहीं, और ज्ञान सबके पास है। हाँ, सबके अपने अपने हर एक दृष्टिकोण। का, मुझे 8 अरब लोग हैं देश में, पूरे विश्व में, कोई आदमी ऐसा नहीं मिला आज तक जो बोले मैं गलत था। सब ज्ञानी है। ज्ञानी सब हैं, और हर आदमी का अपना सत्य है। हर आदमी का सत्य है। जिसने मर्डर किया, जो जेल में है ना, वो भी कहता है मैं उसने गलत किया, मैंने उसको सबक सिखाया। और वो गलती नहीं मान रहा आदमी, किसी की जान ले ली फिर भी वो गलत नहीं मान उसका रहा, अपना सच। उसका अपना सच है। तो सबकी अपनी दुनिया चल रही है, और हमें भाग्यशाली हम मानते हैं कि जो एक सुख समृद्धि या कलाकार, खाली प्रसिद्धि नहीं चाहिए होती है ना, उस प्रसिद्धि के पीछे का जो सुख है वो है जीवन का असली आनंद। चाहे वो पारिवारिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, उनका विषयों का भोग करते हुए आप अपने घर में आनंद में रहते हैं। जब सुख कौन नहीं चाहता, लेकिन सुख ही कौन, मतलब सब कुछ नहीं है ना कि आप बोलो कि मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, ब्रांड हो, क्या फिर क्या। सर ये जो समझ है और ये जो ठहराव है, ये कितना अचीव कर लेने के बाद किसी आदमी के अंदर आती है? ये ईश्वर का धन्यवाद मानते हैं। हमको प्रवृत्ति ने ना, पता नहीं बहुत साल पहले जीवन में थोड़ा जब योग ध्यान प्राणायाम आ गया 20-25 साल पहले से, तब से थोड़ा जीवन शैली बदल गई। उससे हुआ ये कि असुरक्षा का भाव खत्म हो गया, इनसिक्योरिटी का। जब मेरी क्रिश पिक्चर रिलीज हुई थी तो मैं ओम पर्वत चला गया था। 3 दिन का वहाँ पैदल रास्ता है, 3 दिन आना 3 दिन जाना। तब वो ऐसे ही ज्ञान आदमी को प्राप्त हो जाता था कि एक तो 3 दिन पैदल चलना, कौन जाए यार, वैसे आदमी चाहता था कि वहाँ रहे। और दूसरा, जब आदमी 3 दिन पैदल चलता है तो उस दौरान चलने से जो उसको ज्ञान मिलता है ना, वो 4 इंच मोटी किताब पढ़ने से नहीं मिलता। उससे आप अपनी वैल्यू, अपना जीवन, अपने जीवन में जीवित मनुष्य योनि में आने का मकसद, वो सब चीज़ों को जब आप जानने लगते हैं तो तब जीवन का आनंद भी आता है। बहुत गहरी बात है। हाँ, और एक्टिंग लाइन को आप बोल रहे हो, अब औरों कलाकारों का भी आपने इंटरव्यू लिया होगा, हर एक की प्रवृत्ति अलग होती है, हर एक का स्वभाव अलग होता है। तो वो कोई ख़राब भी नहीं है, लेकिन ऐसा हो पाना से आनंद क्या मैं जजमानी की तरह लेता हूँ एक्टिंग को, सच में।
कि भाई आप जो शूटिंग करते हो, जो आपको बुलाया गया है सम्मान से, आपको पैसे मिलते हैं, आपके स्टाफ को पैसे मिलते हैं, और वाह भाई वाह, चाय का बहुत बहुत धन्यवाद। ये चाय अब देखो मैं रुकता नहीं हूँ अब मैं। तो जो मिला ना वो ईश्वर का धन्यवाद है, और तो ये प्रसन्न रहने का तरीका है। और जब जब आदमी को दिक्कत हो अपने आप में तो उसने अपने आप को देख लेना चाहिए, क्योंकि हमारा कंपटीशन किसी दूसरे से थोड़ी है, हमारा कंपटीशन अपने आप से है। कि वो हेमंत पांडे जो 10 साल पहले था, आज उसमें क्या तरक्की हुई है, उसके करियर से या उसके पैसे से तरक्की मत है, जीवन में उसने क्या पाया, परिवार में उसने क्या पाया, वो क्या अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए ईमानदारी से वो जीवन जी पा रहा है, उसका आनंद ले पा रहा है, तो वो संपन्न था। फिर उससे बड़ा अंबानी कोई नहीं है। 3 पीढ़ियां जिस घर में एक छत के नीचे खुशी से रह सकती तो है ना, स्वर्ग है वैसे भी। उससे बड़ा अंबानी या उससे बड़ा अमीर कोई नहीं है। कुछ नहीं है। तो वो भाव जीवन में दिया है, तो आनंद आ रहा। अब एक्टिंग लाइन में भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि अच्छे अच्छे रोल करने को मिलते हैं, अच्छा पैसे उसमें मिलते हैं। किसी में कम भी मिलते हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें कम भी मिलते हैं ना, तो आपको एक दिन के उतने मिले हैं जिसमें 30-40 करोड़ इस देश के पर महीने की नौकरी करते हैं। आपको जो पर डे मिलता, तो आपके लिए धन्यवाद बोलने के अलावा ईश्वर को कुछ है ही नहीं। बहुत बढ़िया सोच है, बहुत बढ़िया सर। और जो आपको मिला, आपको कोई पैसे दे रहा है तो आपको काम भी करवाएगा है ना। फ्री में तो आपको आप खाली खड़ा जजमानी रखे। बोले, हमको लगा एक बार को कि आप सीधा शुरू करेंगे सस्ना इंद्र स्वाहा सस्ना वेदा। ईश्वर का धन्यवाद, बड़ा मजा आता है। हमको लगा पूजा पाठ शुरू होगा। सर घूमने का शौक है आपको, जैसे आप पहाड़ों में हैं? मेरे पैरों में ना चक्र हैं। बचपन में बाबा जी ने कहा था ना, तो सच में मेरी यात्राएं इतनी होती हैं कि आदमी को अगर उसको सोशल मीडिया में डाले तो आदमी बोले कि इतना पैसा आता कहाँ से है इसका, कि इतना ट्रेवल कर रहा है, जबकि वो काम के माध्यम से है। या कई बार कुछ सेवा के काम होते हैं, पहाड़ उत्तराखंड में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, वो खाली टिकट भेज देते हैं, अपन चले जाते हैं, क्योंकि वो हमसे अच्छा काम करने वाले लोग हैं दुनिया में। मुझे इतना समझ में आया कि आप मुझसे बेहतर बहुत लोग हैं, मुझे सिर्फ उन तक पहुंचना है ताकि मैं और अच्छा काम कर पाऊँ। ये बात बोलना और इसको डाइजेस्ट करना, दोनों अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसका एक जादू है सर। हम अपने घर में ना शाम को सुबह पूजा पाठ जब करते हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही बैठते हैं, उसमें क्षमा प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए। किसी ने हमें दुख दिया हो तो भी, हमने किसी को दुख दिया हो कभी, उसके लिए भी हम अपने से भी क्षमा मांगते हैं, उसको भी बोलते हैं हमें क्षमा कर, और हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो दुनिया का सबसे कठिन काम है कि किसी ने आपके लिए बुरा किया हो, एक तो आप उसको क्षमा कर दें, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो लोगों की ज़िंदगी तो इसी बात पे तबाह हो गई, इसी बात पे रोग हो गए उनको, क्योंकि उतना वो गिल्ट इधर रखते हैं या उतना स्ट्रेस उसके लिए रखते हैं, उस तो एक विचार के लिए रखते हैं कि 20 साल पहले उसने मुझे ये कहा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और 20 साल से आप उस विचार को कैरी कर रहे हैं, तो आप में तो रोग आएंगे ही। और जिसके लिए किए हैं उसको पता भी नहीं है, और पता है भी तो आपने मन में रखे हैं, तो इसीलिए आप रोग व्याधि आपके भीतर आई है, क्योंकि वो हल्कापन, वो रिलैक्सपन आपके अंदर है ही नहीं कि आपने किसी को क्षमा किया। बच्चे जैसा भाव रहना चाहिए इंसान का, मरते दम तक। बच्चा हर व्यक्ति के लिए निश्चल होता है। बच्चे माने भगवान, बच्चे में भगवान का रूप देखते हैं ना। मेरे इंटरेस्ट की बात है, आप करते रहोगे, मैं 2 घंटे सुनूंगा, मेरे को टेंशन नहीं है। मजा आएगा। लेकिन मैं आप भी मैं सोच रहा था, आप जब क्षमा याचना की बात कर रहे हैं तो हम भी पढ़ते थे, जादू वो है महाराज। दुर्गा चालीसा पढ़ते थे, पंडित आदमी हम भी। हाँ। तो अपराध सहस्राणी हाँ। कहते मैं हरनिशम, तो हम भी वो पढ़ते हैं दुर्गा चालीसा में, क्षमा याचना पढ़ते हैं। तो वो होता है कि हाँ ये क्या जादू गलत है, और हो। ये समझ पाना बहुत कठिन है। बिल्कुल। सच्चाई ये है कि इतना करना आदमी को बात अच्छी लग सकती है, लेकिन पालन करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। कई लोगों का ईगो इतना आ जाता है, मैं उसे माफ़ करूँगा, तो ये भाव है उसको छोटा लगता है कि माफ़ करने में। आप सोचो, और जो आदमी सबसे छोटा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अभिमान है, क्योंकि जिस आदमी का कुछ नहीं है वो भी कहता हमारी इज्जत नहीं है क्या। इज्जत का स्वाभिमान लेके पहले बैठा हुआ। बनाओ तो सही तो नहीं। स्वाभिमान इज्जत का भी होता है सर। तो इसलिए वो चीज़ को रोज निकालना ही सबसे बड़ा इस दुनिया में, आपका वायरस जैसे मोबाइल से अपन निकालते हैं ना, वैसे रोज करना चाहिए हर व्यक्ति। सर मुंबई तो ऐसी गली है जहाँ पे नाम पूछने में ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ हाँ।
अच्छा, कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे आपको बेहतरीन लगी घूमने गए तो? मुझे अपने एक तो सबसे पहला तो अपना उत्तराखंड मुझे, क्योंकि वो हर जगह उत्तराखंड घर अच्छी नहीं लगता पूछे, है। उत्तराखंड तो आपका घर है। हाँ, लेकिन मुझे स्विट्जरलैंड मुझे अच्छा लगा, यूरोप बड़ा अच्छा लगा। बहुत बढ़िया है। कम जनसंख्या है, आपको इंसानियत के प्रति सम्मान है वहाँ। कहाँ कहाँ गए आप वहाँ पे? कई देशों में गया, मतलब लंदन स्विट्जरलैंड में गया, कहाँ गए? अरोसा एक छोटा सा जगह है, छोटी सी कंट्री, हम्म, 16,000 लोगों का देश है मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड। ना। वो अरोसा उस कंट्री में, यूरोप के कुछ अच्छा, छोटी छोटी मुझे कंट्रियों में लगा। ना, या तो वहाँ के जीवन ही अलग है। हम्म, वो सच में जीवन वाला है। वहाँ मानवता का राग नहीं है। एक तो ठीक बात है। एक दूसरे के साथ कौन किस जाति का, कौन किस धर्म का, वो भाव ही नहीं है। मानवता का भाव है और काम कर्म वाला भाव है, किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, सेम। इंसानियत की इज्जत है। पैदल भी चल रहा हो तो कार वाले दूर ही बोल देते, दूर ही रोक देते हैं। हाँ, और पैदल वाला इतना इज्जत वाला हो जाता, समझदार, वो खुद ही कहता नो नो। यू गो फर्स्ट। तो सेम आदमी जब इंडिया आता तो बदल जाता। ये मैंने ज्यूरिख में नोटिस किया, मैं भी गया था। मैं खुद मैंने कहा नहीं भाई, तू बड़ी गाड़ी वाला, तू जा। कह रहा अच्छा, नो। दोनों सेम हम्बल है हाँ। सर, दोनों सेम हम्बल हाँ। है। हम वहाँ जाते हैं तो हम इतने हाँ। पीछे हम रुक गए कि तुम हाँ। निकल जाओ पहले। हाँ। और वो कह रहा है कि नहीं आप जाओ। और वहाँ टोरंटो, हम कनाडा गया था टोरंटो फेस्टिवल में, तो वहाँ बुजुर्गों के लिए ना जो कसिनो में जुआ खेलने के लिए फ्री बसें हैं। बुजुर्ग लोग, जैसे यहाँ तो व्रत कथाएं, धर्म अध्यात्म मंदिर है ना, वहाँ वो ऐसा कम है। वहाँ उनका कसिनो जाने की बस फ्री है कि दादी अम्मा 1-2 घंटा बैठी, दादी ने जुआ खेला, दादी लौट गई। ये मैं सिंगापुर में देखा था। है ना। तो वो है, मतलब कहने बात ये की नहीं है, एक सम्मान है बुजुर्गों को। बसें फ्री हैं कई जगह, मानवता की कद्र है, उनका वो स्वास्थ्य का अच्छा वो है। हम सिंगापुर गए थे सर, कसिनो में। हाँ। उनके लिए एंट्री फ्री है, 60+ वालों के लिए एंट्री फ्री है। और जो नेटिव है वहाँ के, हाँ। वो महिलाएं आती हैं और बैठती हैं शाम में आराम से, और वो उनका सब हो चुका है, उनको सरकार की तरफ से पैसे आ रहे हैं, कुछ भी, तो बैठती हैं शाम में आकर आराम से बेट लगाएंगी और ना हाथ हाँ, टूटे, उनका अब जितना चूंकि हारना उनके है पास सब। उनके आध्यात्मिक जीवन उनका नहीं है, हाँ। तो इसलिए उनके लिए यही भौतिक आध्यात्म जीवन है। में यही आध्यात्मिक, यार 4 घंटे मेरे निकल जाएंगे। सही बात है। पहाड़ी आदमी हो और उसे खाना बनाने का शौक ना हो, ये असंभव है। ये तो पहाड़ी आदमी कम रंगमंच ने सिखाया। दिल्ली में हम खिचड़ी बनाने की शुरुआत करी थी, तहरी, उसमें हमें चने, मूंग, आलू, जो डालना डाल दो, गाजर, सोयाबीन। हाँ, सब डाल दो। तो खाना बनाने का शौक है। वो खाना बनाना क्या है, खाना बनाना, अब सोचो आप, किस आदमी ने 6 महीने खेती करी, गोड़ाई करी, बीज बोया, सपने देखे, पानी डाला, गोड़ाई करी, उसका कचरा निकाला, इतनी तपस्या करी उस आदमी फिर ने। फल आया। फिर आदमी फल आया, फिर उसके बाद उसने कम दामों में बेचा, फिर एक पैसे कमाने वाला आया, उसने उसमें से कुछ कमाया, फिर बड़ी जगह गया, फिर वहाँ से दूसरी जगह गया, फिर हम तक आया, हमने 2 मिनट में बना के खा लिया। अरे सर, बड़ा अटैचमेंट हो जाता है। ये कम से कम 6 महीना नहीं तो 6 मिनट 60 मिनट जितने लगा रहे हो खाना बनाने में, मन लगाओ ना। और खाना मसाले से नहीं बनता, खाना मन से बनता है। खाना पदार्थों से नहीं बनता, भाव से बनता है। हम आपको बताएं, वैसे अपन जाके धनिया फ्री मांग लेते हैं, लेकिन मेरी छत में मैंने जो धनिया होगा उसे तोड़ने का मन नहीं करता। हाँ, सच बात। हाँ, कहते हैं लगी रहने दो, अच्छी लग रही है। बड़ा अच्छा लगता है और उसका सुख अलग है। बचपन में हमने लाया ना कि खाना लग गया, जाओ हरी मिर्च तोड़ के लाओ, धनिया ले आओ, उसकी खुशबू देखी, उसका ये देखा, तो इसलिए प्रकृति से जुड़ाव बन पाया। पहली फिल्म जो थी आपकी, मुझे कुछ कहना है थी, या मोनिसा एंड मोनालिसा? दीजिए मुझे ना मोनिसा मोनाल, यहाँ तमिल पिक्चर थी ये, तमिल पिक्चर थी ना? टी राजेंद्रन की पिक्चर, साउथ तो की। आप उत्तराखंड से वहाँ तमिल में कहाँ? वही है, एक्टर की बात है। कला देखो, देश की सीमाएं हो सकती हैं, राज्यों की सीमाएं हो सकती हैं, जाति की सीमाएं हो सकती हैं, धर्म की सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन कला की सीमाएं नहीं होती। अब कहाँ उत्तराखंड का आदमी तमिल पिक्चर करी? बट बोली को कैसे? हाँ, वो डायलॉग अपन तो रट्टा मार के पूरा फुल वहीं मेहनत करनी पड़ती है। हिंदी में थोड़ी, आपको हिंदी में तो सुन लिया आपके आ जाता है। तमिल या दूसरे भाषाओं की पिक्चरें करते हैं तो वहाँ मेहनत लगती है, वो टेस्ट करता है और मज़ा भी आता है। वो एक फिल्म थी, हाँ। कोई डायलॉग याद है सर उस फिल्म का? कहाँ, पप्पाली सबरदाम, ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा। बहुत कितना 25-30 साल पुरानी बात होगी। हमारे लिए सरप्राइज है ना, पहाड़ी आदमी के मुंह से तमिल सुन। नहीं, अभी मैंने वो भी की, डगाल्टी। ये कौन सा एक एक्टर है संथानम वहाँ के, वो कॉमेडी पिक्चर है डगाल्टी। ये लैंग्वेज कौन सी थी? वो तमिल। उसका बता दो कुछ। और कहाँ इतना याद, उस वक्त ही याद रहता है।
अच्छा रेड के उसमें हाँ बोल दिया खत्म। तेलुगु, हाँ तेलुगु थी वो, तेलुगु। तेलुगु में फिर टीवी में भी आप शुरू किया सर आपने ताक झांक से। ताक झांक मेरा अभिराज सीरियल, यशराज जी के डायरेक्शन में थे वो अभिराज। ताक झांक डायरेक्ट करता था अभिराज, लड़का दोस्त था मेरा, दोस्त था मतलब किचन, उसी सीरियल से दोस्ती। जुहू में ऑफिस था, किचन में बात हुई, 2 या 4 एपिसोड का रोल था ताक झांक में, और वो कंटिन्यू बन गया, सबका यही सीन वो होता है। रेगुलर हो मैंने गया। देखा बहुत लोगों के सुने हैं। और ताक झांक से मेरी शुरुआत हुई, उसमें तब यूपी था, पिथौरागढ़ उत्तराखंड बना नहीं था, तो तब मैं पिथौरागढ़ का ही कैरेक्टर बना दिया था मैंने उसको, कि आईएएस बनने आया है और पिथौरागढ़ उसका गांव है, घर है। तो वहाँ से लोग मुझे आज भी मिलते हैं, ताक झांक वाले बोलते हैं पिथौरागढ़, क्योंकि अपने शहर का नाम सुनना आज से 40-35 साल पहले बहुत बड़ी बात थी ना, मतलब उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था उत्तराखंड। तो वहाँ से रेगुलर शुरू हुआ, सोनी वाला बच्चा लड़का कहने लगे, सोनी नया नया शुरू हुआ था उस वक्त, तो वो बहुत बड़ा बढ़िया इससे एक शुरुआत हुई। ये मिला कैसे सर? वो ऐसे ही बुलावा आया, कुछ कुछ काम करने लगा था मैं टीवी पे, फारूक जी के साथ, फारूक शेख जी के साथ चमत्कार भी कर, हाँ वो तो खैर बाद में किया। तो वो और एक आध यूटीवी का सीरियल करने लगा था, वो वहाँ से शुरू हो गया, रेगुलर काम हो गया था आते ही। और एनएसडी के आपके बैचमेट कोई? मैं एनएसडी का पास आउट नहीं हूँ, मैं एनएसडी रेपेटरी में रहा हूँ, रेपेटरी जहाँ में कौन तनख्वाह बैच? मिलती है ना, स्कूल पास आउट के बाद, अच्छा, कोर्स के बाद, या कुछ आउटसाइडर्स भी रख लेते हैं, तो मुझे वहाँ नाटक करने का उस समय मौका। कुछ मित्र बने? मित्र नहीं, सीनियर लोग थे हमारे, सौरभ भाई, सौरभ शुक्ला और श्री वल्लभ व्यास जी, रवि, बहुत बढ़िया थिएटर का रंगमंच का एक्चुअल करने को मिला। कथई कलाकार रोहिताश आपने। गौड़, हमारे सीनियर, बहुत सारे लोग, अभी प्रतिमा आप काजमी। उनको देखे इस उम्र में डांस करते हैं, वो हाँ। सुरमा लगा के हाँ। उसमें मुँह झोले ले लिए। हाँ, तो अच्छा लोग, संगत अच्छी मिल गई, सबसे बड़ी बात ये रही ना, सीखने का मिल गया और करने का मिल गया, भाग्य की बात है वो, संगत अच्छे लोग मिल जाना। देख रहे हैं, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग व्हाट यू हैव गॉट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इतने सालों में जो कुछ मिला है, ब्लेस्ड हैं, सच में ये- ब्लेस्ड हैं। ये नई जनरेशन के अंदर आना चाहिए और होना भी चाहिए, मतलब कि हाँ देखो, किसी को हम ज्ञान देने वाले तो है नहीं, वो एक्टर जो आएगा ना, धैर्य जिसके अंदर होगा वही एक्टिंग कर पाएगा। एक्टिंग कोई परफ्यूम नहीं है, हाँ कि सुंगाया एक्टिंग साधना है। कोई बोले कि यार मुझे पढ़ने में ठीक नहीं हूँ, मैं एक्टिंग करूँगा, तो उसका गलत निर्णय होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिंग में ही पढ़ना है। मैंने बोला ना कि ट्रेनिंग के बल पे जब आत्मघाती बम बनाए जा सकते हैं, तो ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होनी चाहिए, 4-5 साल की एक्टर की, थिएटर वगैरह से लेके सब, तब वो मुकाबला करने आएगा। खूबसूरत तो कोई भी होगा, जवान तो कोई भी होगा, अच्छा तो कोई भी दिखेगा, लेकिन जो एक्टर होगा वो टिकेगा। सर उसके बाद आया आपका एक सीरियल ऑफिस। हाँ उसमें आपको मिला किरदार आपके सरनेम का, हाँ, पांडे वो एक जी। अच्छी शुरुआत थी ऑफिस। पांडे जी। हाँ। ये क्या मतलब आपका सरनेम देख के ही दे दिया था कि नहीं किरदार वो को पांडे जी नाम? राजीव मेहरा जी उसके डायरेक्टर थे, ईगल फिल्म्स के, उनके यहाँ से बुलावा आया, और अश्विनी धीर हमारे दोस्त थे राइटर, उन्होंने देखा था, तो तब छुटमुट काम करने लगे थे, नॉर्मल सीरियल की तरह। वहाँ से भी हम गए, तब पता नहीं था ना इतना बड़ा होगा, तो ठीक है, जो बात हुई वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, कॉमेडी लगा, और कुछ नहीं पता, नॉर्मल सीरियल जैसे ही हम गए थे उसमें। बड़ा सर। लेकिन 2-4 एपिसोड के बाद ही ना वो उसका कहानी, स्क्रिप्ट, ओए होए होए होए, स्क्रिप्ट हीरो थी ऑफिस की। मुसद्दी लाल से ज़्यादा फेमस हो गया था आपका किरदार। हाँ, तब तो मतलब हमारे लिए भी सरप्राइज था। हमारे लिए ये था कि हर साल रूटीन हो गया था, कॉमेडी का अवार्ड उसी को मिलना है, ऑफिस को ही मिलना है। वो 8-10 साल ऑफिस करने का मौका मिला, और वो भी अच्छी टीम थी, पंकज जी से लेके अच्छे, मनोज पावा हाँ, साहब, पंकज- संजय मिश्रा, पंकज, देवेंद्र हाँ, भोजानी, बिल्कुल। हीर जी, पंकज कपूर। मुसावरी जी, आ रहे तो वो और अच्छा हो गया, वो और अच्छी बढ़िया ट्रेनिंग हो गई। बच्चे की तरह पढ़ते थे हम, पूरी स्क्रिप्ट मिलती थी सुबह, और शाम 8 बजे पैकअप, एक एपिसोड पूरा, और पूरा मेहनत के साथ। अब सोचिए उस ऑफिस के कितने वर्जन बन चुके हैं अभी तक। कई बार ऑफिस सीरीज आ चुकी है, उसके बाद और लोगों ने बनाया ऑफिस के नाम से। फॉरेन में भी एक वेब सीरीज है मेरे ख्याल वो फॉरेन वाला ही होगा, ये तो फॉरेन पहले बन चुका होगा। नहीं, फॉरेन की एक बाद में ही बनी है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। ऑफिस के नाम से कई सारी बनी है नहीं अभी वो भी। बढ़िया है, उसका क्या है, पांडे जी के नाम से सब, उस दौर के जनरेशन जो भी है वो पांडे जी के नाम से क्योंकि उसका कैरेक्टर ही ऐसा था ना कि पांडे के आगे जी नहीं लगाए तो गुस्सा हो जाएगा। हाँ, तो वो कैरेक्टराइजेशन का दम था कायदे से ना, एक तो प्रोडक्ट हिट था, कहानी हीरो थी, ऑफिस मुसद्दी लाल हर कोई जानता था। वो भाग्य की बात है, अच्छे प्रोजेक्ट का हिस्सा होना भी ना
चाहे वो क्रिश का हो या और फिल्में हो या ऑफिस हो, वो भी भाग्य की बात होती है। दूसरा जो आपका सबसे कहते हैं वो यादगार जो हम लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, आपके लिए हो सकता है बहुत सारे होंगे, ऑडियंस के लिए जो सबसे यादगार है वो है जस्ट इमेजिन। हाँ, उसमें भी तकिया कलाम मिल गया था, जस्ट इमेजिन। हाँ, तो ये आपकी इम्प्रोवाइजेशन थी या स्क्रिप्ट में था पहले ना से? ना, वो राकेश जी के यहाँ पहले से था। मुझे तो पहली बार, मैं तो सुनते नहीं पूरी कहानी अपन ना, क्या रोल है जितने दिन का हो गया। राकेश जी ने पूरी पिक्चर सुनाई, फिर यहाँ पे ये गाना आएगा, मैं नहीं हूँ उस गाने में, तो भी वो गाना सुना है, फिर ये गाना में आप हो, वो गाना सुना, फिर कहानी सुनी, फिर चाय, मतलब 2-3 बार ऐसा, इतने सीरियस तरीके से शुरू में ही उन्होंने ऐसा जोड़ दिया ना। हम खाली फिल्म करने गए थे, लेकिन उन्होंने आँख खोल दी हमारी, इतना सीरियस। और हमने फिर अपनी आँख खोल दी। हुआ ये कि वो उसमें वो भूत भगाओ मंत्र है, क्योंकि अपन ने कैरेक्टर, डायरेक्टर पिक्चर बनाता है, डायरेक्टर का काम बहुत बड़ा काम, वो पूरी पिक्चर देखता है। ठीक। एक्टर का काम खुद का कैरेक्टर करना, और हम उसमें घुस जब गए तो 4 चांद लग गए। उसमें वो भूत भगाओ मंत्र है, जो भाज रे डंकिनी कुमाऊनी में बोल दिया मैंने, वो था नहीं स्क्रिप्ट में, डराने का सीन था। मैंने कहा सर मैं रिहर्सल कुछ करूँगा, बोला नहीं। मैंने कहा बोलूँगा तो शायद समझ में ना आए, परफॉर्मेंस से करता हूँ। रिहर्सल की, भाज रे डंकिनी, भाज क्या को लाग्यो भाग्यो छे, भाज रे भाज, जो पेलू जपाट पेलू तंत्र पेलू मंत्र पेलू, भाज रे भाज। बोले ताली बजाई सब लोगों ने, बोलो बहुत बढ़िया। तो ये अब क्योंकि वो जेन्युइन था ना, उसका कैरेक्टर में लगा वो, और वो डराने के लिए पहाड़ का वो मंत्र जो है वो ऐसा सूट किया उन्होंने, कहा रखो। तो इम्प्रोवाइजेशन एक्टर के लिए इतनी ज़रूरी चीज़ है, उनको थोड़ी पता, लेकिन अब चूंकि अपन उस कैरेक्टर को जानते थे, उस कैरेक्टराइजेशन में घुस गए थे, तो वो चीज़ हमने डाली और उन्होंने स्वीकार की। तो ये हम करते रहते हैं जहाँ भी ना। रोशन जी ने डायरेक्ट करी थी ना, तो ये कैसे पकड़ा था आपको उन्होंने? ऐसे ही बुलावा, ऑफिस से बुलावा आया था। अच्छा। ऑफिस अभी देखा था उन्होंने, पहाड़ का कैरेक्टर चाहिए था उनका। हाँ, क्योंकि मैंने उसमें पूछा था उनको, सीन बोले पहाड़ ऑफिस देख के बुलाया, क्योंकि हमें पहाड़ का लुक चाहिए था तुम्हारा, वही पहाड़ के, तो वो उन्होंने इसलिए रख दिया। और फिर वो कैरेक्टराइजेशन अच्छा हो गया तो और मज़ा आ गया। तो आप एकदम कमजोर से दिखते थे। हाँ, और ऋतिक रोशन भी, अब उनके साथ सीन करने में बहुत मज़ा आता था। वो भी एकदम सुलझा हुआ कलाकार है, एकदम परफेक्शन वाला कलाकार है। रिहर्सल कर लें एक बार, ऐसे बोल। पन्ना हम भी रखते थे, स्क्रिप्ट अपनी वो भी रखते थे। तो क्योंकि हमारा कंपनी होता था कि यार ऋतिक रोशन से के साथ सीन है, हाँ। अपना कैरेक्टर, वो हीरो है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ ना। हाँ, 2 लोगों का सीन है ना, वो बराबर का सीन। वो हीरो का सीन नहीं है वो, या को एक्टर का सीन है, 2 एक्टरों का सीन है, वो 2 कलाकारों का सीन है। तो अपन भी उसी भाव से जुटते हैं। एक्टिंग में कहीं भी हो, कोई भी हीरो हो, या बच्चन साहब के साथ भी वक्त पिक्चर हो, तो उस वक्त मेरा जो सीन है, मैं दोस्त हूँ उनका, मैं हेमंत पांडे नहीं हूँ। वो भाव, वो कॉन्फिडेंस आपको रंगमंच देता है। किरदार में उतना घुसना, हाँ, ठीक बात है। कैरेक्टराइजेशन का प्रोसेस एक्टर के जीवन में होना चाहिए। आप जब किरदार की बात कर रहे हो, तो किरदार इम्पोर्टेंट है या प्लेटफॉर्म? क्योंकि आपने टीवी, फिल्म्स, ओटीटी तीनों जगह पे काम किया है, तो आपके हिसाब से किसी भी उसमें क्या इम्पोर्टेंट है? इन तीनों फर्क क्या है? एक पहले चीज़, एक कहावत है ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। अर्थात भाग्य ही सबसे, भाग्यम फलति सर्व, सबसे भाग्य अगर आपका फलदा है, फलदायी है, तो उसमें आपका न च विद्या न च पौरुषम, आपका पौरुष विद्या कोई काम नहीं आएगी अगर भाग्य है। और भाग्यवान अगर आप हैं तो गुणवान लोग फिर आपके चक्कर लगाते हैं। तो भाग्य में होना भी ज़रूरी है। ये भी ठीक है। अगर भाग्य में है तो आपका चाहे ओटीटी करो, चाहे फिल्म करो, चाहे नाटक करो, आपका होना चाहिए वो चीज़, और आप अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इन तीनों में आपने काम किया सर, सबसे डिफिकल्ट क्या है? किसमें काम सबसे मज़ा तो नाटकों का है। देखो, थिएटर क्या है, नाटक किया, शो किया, आपने वो तुरंत ताली आपको मिलती है ना, आपने सीन टू सीन आपको रिएक्शन मिलता है तुरंत। तो एक्टर के लिए वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, वो खुशी ना, वो पैसे नहीं देखता है, फिर पैसे मतलब ही नहीं होता। लेकिन जो एक्सपोजर है आज, वो ओटीटी में है, वो फिल्मों में है। रंगमंच खाली करने से उतना वो नहीं है, क्योंकि आप हर अच्छा एक्टर रंगमंच का अच्छा ओटीटी कर रहा है, अच्छा फिल्में कर रहा है। पैसा भी चाहिए, सुख समृद्धि भी चाहिए, और सब एक ही जैसा हो गया। आप बोलोगे कि रंगमंच जरूर रंगमंच मजा है, आनंद है। वहाँ से मंचते हो, मतलब आदमी के अपर्याप्त अगर धन हो जाए और आपके भीतर से प्रसिद्ध होने की लालसा खत्म हो जाए, तो रंगमंच से बढ़िया दुनिया कोई है ही नहीं।
आप रंग अपना नाटक करो, आप बाहर में जा, आपके अंदर ये भाव खत्म हो गया कि मुझे नहीं चाहिए प्रसिद्धि, कि हर जगह जहाँ जाऊँ तो लोग मुझे पहचाने। आप अपने खुद के स्वांतः सुखाए अपने लिए जीवित होने के लिए, कलाकार होने के लिए, अपने मन के जो रोल है वो आप कर सकते हो, जो अपने मन का नाटक वो आप, क्योंकि नाटक आप कर सकते हो, उसके लिए करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। जो रोल आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, अगर आप में इच्छा है तो। अपनी कलाकार की दुनिया बन जाए वो तो बस। ये चीज़ मैंने आशुतोष राणा जी में फॉलो करी है। हाँ। वो अभी भी रंगमंच पे हाँ। रावण का किरदार जो हाँ, करते हैं, उनको जो खुशी मिलती होगी नाटक करके, हम समझ पाते हैं इसका, क्योंकि अरे जब वो हमारा भी शो होता है तो उसका अलग डालते खुशी, हैं बकायदा अपने हाँ। इंस्टाग्राम वगैरह पे किरदारों का वो। कॉन्फिडेंस भी आता है। और एक तरह से ना किसी भी एक्टर के लिए जो रंगमंच से जुड़ा रहा है, 2-4 साल में कम से कम एक बार उसने प्रॉपर 2-4 महीने रंगमंच को दे देने चाहिए। उसी का फ़ायदा होता है, उसका रिशफलिंग हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। नाटक रंगमंच आपको आत्मविश्वास देता है, और आप रंगमंच करोगे तो नए बच्चों से जुड़ोगे, नए बच्चों के साथ नाटक करोगे तो नई वाली ऊर्जा भी आपको उस रंगमंच के दौरान मिल जाएगी, जो आप आगे के अभिनय में इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि आदमी जब ज्ञान देना शुरू करता है ना, तो वहाँ से उसका ज्ञान लेना बंद हो जाता है। ज़्यादा क्या नहीं हो सकता। हाँ, तो ज्ञान स्टूडेंट वाला जो प्रोसेस है आदमी का, बच्चे बने रहने वाला, वो होना चाहिए। हमेशा के लिए। और वो तभी बने रहेगा जब आप सच्चे होगे। सच्चे होगे तभी बच्चे बने रहोगे। सही बात है। और क्योंकि स्मार्ट चालाक बन जाओगे तो बच्चा, नहीं, नहीं, मैं नहीं, ऐसा जो- करूँगा, मैं जो सच्चा नहीं वो बच्चा नहीं, हाँ। वो तो ठीक है। सर क्रिश का किरदार हो या पांडे जी का किरदार हो, आगे के भी तो ज़्यादातर ना कॉमिक वाला हिसाब किताब रहा है। एक मैं इंडस्ट्री ने तो किया ही किया ऐसा, कॉमेडी समझा। हमने भी ऐसे ही समझा, क्योंकि हमें कॉमेडी के पैसे, हम कुछ अलग भी करना सर, नहीं नहीं नहीं, जो आप करते हो ना वही अच्छा करो। है। अरे पैसे भी दे रहा है और कह रहा है कुछ मत कर, जो आप करते हो वही करो, ऐसा भी दो रहा है कॉमेडी का। लेकिन जो सीरियस रोल थे मेरे, उसकी सराहना बहुत हुई। एक फिल्म थी फ्लेम, अनटोल्ड लव स्टोरी, उसको 48 अवार्ड मिल चुके हैं। ऋषिता भट्ट और मैं हूँ उसमें, साधु बाबा का रोल है उसमें, खतरनाक विलन। और भी कुछ फिल्में की नेगेटिव रोल की, वो चली नहीं तो हमने भी ऐसा सोचा कि चलने दो, ईश्वर जो जजमानी समझ लिया ना, जो आ रहा है जो आ रहा है, आप कितना बढ़िया है, आपसे वो आ रहा दे है। दो। क्योंकि आदमी कितना संघर्ष करता है इस फील्ड में आने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए। तो जो आ रहा है, और ऐसे भी डायरेक्टर हैं जिन्होंने सीरियस रोल मेरे को दिए हैं, वो आज फिर बुलाते हैं। वो कॉमेडी करते हैं तो भी बुलाते हैं, सीरियस करते हैं तो भी बुलाते हैं। मतलब गिल्ट वो नहीं बाहर आ गई, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने इतना स्मार्टली तो ज्ञान ले ही लिया है इंडस्ट्री में कि बेटा आप चल रहे हो, मज़ा आ रहा है, दुनिया आपको पहचान भी रही है, आपको काम भी मिल रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आदमी? मस्ती में रहने का। हाँ, और कोई करियर कुछ नहीं होता जब तक जीवन नहीं है। करियर होता ही नहीं है कुछ, करियर ओरिएंटेड जीवन ही नहीं होता, जीवन होता है। कुछ तो दिशा बदलेंगे आप लोगों की आज। नहीं सब आदमी देखो, मनुष्य होने का ज्ञान जिसको समझ में आ जाएगा ना, वो आदमी फिर ये 1 घर 2 घर 1 फ्लैट 2 फ्लैट, पैसा, बिजनेस मेरा ये हो जाए, उससे उठ जाएगा। क्योंकि उसका महत्व नहीं है ना। आपको पैसा कितना चाहिए? आपके खर्चे के लिए, आपके गुजारे के लिए, बस। बाकी सारा जीवन से आप लोगे, दिनचर्या जैसी आप जीते हो उससे आप अपना जीवन बनाओगे। करियर बनने से क्या होता है? आपका घर ही अच्छा नहीं है, आपका पारिवारिक सुख नहीं है, तो वैसा वाला करियर नहीं बनाना कि आपको लोग पहचानते हैं, करोड़ों रुपए आपके पास, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है। आप दारू पी रहे हो, नशे में हो, ये वो होना ही नहीं चाहिए। जॉनी वॉकर और जॉनी लीवर दोनों को आप फॉलो करते हैं? नहीं, बहुत ही सारी ये आपने कहीं से खोजा होगा। जॉनी वॉकर साहब की बचपन में जब टीवी में फिल्में देखते ना लोगों के घरों में, तब जॉनी वॉकर साहब के आदमी शराब भी नहीं पीता और कितनी बढ़िया शराब की एक्टिंग करते थे। हाँ, ये तो है। शराब पीने वाला भी ऐसी एक्टिंग नहीं कर सकता भाई साहब जो उन्होंने एक्टिंग करी है। और जॉनी लीवर जी, क्योंकि उनके साथ मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ, और इतना सहज व्यक्ति, इतना पावरफुल व्यक्ति, पावरफुल माने पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंदर का पावर, इतना स्पिरिचुअल सोल है जॉनी भाई की। आप उनसे मिलोगे तो आप, कॉमेडी एक पार्ट है उनका, लेकिन वो आदमी ऐसा संत आदमी है, इसलिए वो अच्छे लगते हैं। वो फिल्मों में रहते, वो फिल्मी थोड़ी है, वो हंसी मजाक करते हैं, वो ठीक है, लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत है, इतनी योग्यता है कि आप सामान्य व्यक्ति को वो हील कर सकते हैं। सर, क्लीन कॉमेडी और डार्क कॉमेडी, इन दोनों चीज़ों के बीच में जब कोई परफॉर्म करता है तो
ऑडियंस को कैसे समझ में आए कि वो लाइन कहाँ पर है बीच में? देखो, स्वस्थ मनोरंजन की परिभाषा ही वही है। एक परिवार की तीनों पीढ़ी एक छत के नीचे अगर किसी कार्यक्रम को देख रही हैं तो वो हेल्दी कॉमेडी है। उनमें से एक भी को भी लग रहा है कि देखो जरा किचन में क्या चल रहा है, बिदक गया, तो समझो आप गलत ट्रैक की कॉमेडी कर रहे हो। और आजकल 90% वही है। कॉमेडी एक तरह से प्योर कॉमेडी अध्यात्म की तरह भाई साहब। मामूली बात है कि वो अच्छी कॉमेडी कर पाना, क्योंकि कॉमेडी में वल्गैरिटी आप ढूंढने लगते हो तो आपका व्यक्तित्व क्या, आप कौन हो, आप राइटर कैसे हो, एक्टर कैसे हो, वो भी पता लगता है। और सच्चाई की बात है कि जब इतना एक धार्मिक सीरियल कोई है तो उसी प्योरिटी का कॉमेडी सीरियल भी है, क्योंकि वल्गैरिटी उसमें है ही नहीं। जैसा हमको बाकी से ऑफिस या और कुछ अच्छे काम करने का मौका मिला, तो वल्गैरिटी तो लोग चलेगी है, मतलब इसका विरोध नहीं करना चाहिए आदमी को, क्योंकि समाज में दोनों तरह के राक्षस भी है, इंसान भी है। हाँ सर, देखने इंसान वाले के हैं घर में तभी ही तो बन राक्षस रहा है। भी है, क्योंकि वो आपके सामने अच्छी बातें कर रहा है, मोबाइल पे वो कौन सी दुनिया में चला गया आपको पता ही नहीं है। हर व्यक्ति का कनेक्शन कहीं ना कहीं अपने जो व्यक्तित्व है उससे नीचा होने वाली पोजीशन में जा चुका है इस मोबाइल की वजह से। बहुत कम लोग बचे हैं जिसमें मोबाइल की अच्छाई को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। मोबाइल में अच्छाई भी है, आप में नियंत्रण अगर हो जाएगा ना, आपके इंद्रियों का नियंत्रण, आपके मन का नियंत्रण आप में हो गया, तो मोबाइल आपका इससे बढ़िया दोस्त ही नहीं है। उसको सिर्फ आप अच्छे चीज़ के लिए, आपकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए, धार्मिक चीज़ों को, अच्छा संगीत सुनने के लिए। अच्छा संगीत, पूरे वर्ल्ड का संगीत आप मोबाइल में सुन सकते हैं। और आपको पहले नहीं थी सुविधा। ये फिल्मी गाने, छिछोरे गाने, फिलाने गाने, डिस्को गाने, मेंटलिटी वैसी है, वो युग ऐसा है, वो ऐसे ही रहेगा हमेशा। शराब पे गाने बनेंगे, फलाने पे गाने बनेंगे, खूब वल्गैरिटी पे गाने बनेंगे, और वो चलेंगे क्योंकि ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। लेकिन एक अच्छा काम भी बनता है, एक अच्छा गाना भी आता है। दोनों तरह के लोग हैं ना सर। एक यंग जनरेशन के जो कॉमेडियंस हैं, आप अगर पता नहीं फॉलो करते हैं, सुनते हैं नहीं सुनते हैं, कुणाल कामरा हो गए, समय रैना हो गए, और बहुत सारे हैं जो मतलब इनकी कॉमेडी ही डार्क कॉमेडी है। मतलब वो पूरा देखो, ये लोग मतलब इस कॉमेडी को करने के पीछे आपके परिवार का या आपके माहौल का या संस्कारों में आप जा ही नहीं पाए। आप न समाज का हिस्सा बन करके बड़े हुए, न संस्कारों का हिस्सा बन के बड़े हुए। खाली जवान और वल्गैरिटी देख देख के आप बड़े हुए, तो आप सोचोगे भी वैसा ही। जैसा सोचोगे वैसे आपकी दुनिया बनती चली जाएगी। और नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव लोग ज़्यादा हैं, नेगेटिविटी अपनी तरफ अटैक करती है, वल्गैरिटी अपनी तरफ, वल्गर आदमी को वल्गरियत मिलेगा, छिछोरपना, उसका गंदी भाषा का प्रयोग। और कई आदमी के अंदर जो मनुष्य, जो देवता जैसा मनस्थिति लेके बैठा, उसके अंदर राक्षस भी है। कई बार अच्छा इंसान बनने की एक्टिंग करता है लेकिन गाली दे देता है सामान्य इंसान भी। अच्छा, इसमें पुरुष ही नहीं है, महिला भी है। हाँ हाँ, मतलब अब ये तो किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। मतलब ऐसी महिलाएं भी हैं, मतलब कि जो पूरी तरह आदमी से भी गंदा वाला रूप लेके उन्होंने। मेरा एक दोस्त के साथ में हरिद्वार में था, 2-3 लड़कियां गलत स्कूटी चला रही थी, हमारी गाड़ी के आगे चिल्लाने लगी। एक तो गलत चल रही है, अब हेलमेट भी नहीं है। अब इसने रोका, ये पत्रकार था, इन्होंने कहा क्या है, जब रिकॉर्डिंग करो, वो अब अन्ना वल्गैरिटी पे आ गई, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने लगी। छोटी बच्ची थी वो। और चूंकि संस्कारों का असर ही नहीं है ना, समाज का भय नहीं है, सामाजिक दायरे में पले बढ़े ही नहीं है इंसान, इंडिविजुअल ग्रोथ की है ना, तो सामाजिक ग्रोथ जैसे कहीं पे भी एक, जबकि ये चीज़ संस्कारों में होता है। बहुत बढ़िया बात है, सही बात है। महाराष्ट्र के संस्कार है, मुंबई के संस्कार आप देखो, यहाँ कुछ भी होता है तो अगले ही दिन या उसी वक्त लोग जिंदा हो जाते हैं मदद करने के लिए। मुंबई को ऐसी ही थोड़ी है, तुरंत बिना स्वार्थ के, बाढ़ आए या पानी आए, मुंबई का एकदम ऐसे खड़ा होता है, जो जिस लायक है, हर संस्था, हर व्यक्ति मदद करने के लिए, दान करने के लिए, पानी बांटने के लिए। आप सिद्धिविनायक रात को चले जाओ, आपको ऐसा लगेगा ये कौन लोग हैं, आपको पानी भी पिला रहे हैं, ठंडा भी पिला रहे हैं। सेवा भाव, वो मंदिर नहीं जा रहे हैं, वो आप में मंदिर खोज रहे हैं, आपको सेवा कर रहे हैं। क्या बात है। तो उस आदमी का तो ज़्यादा कल्याण होगा। ठीक बात। सेवा भाव जग गया ना उसका। सर, आप सारे जॉनर ट्राई कर चुके हो, आपका पसंदीदा जॉनर कौन सा था? मतलब कॉमेडी, रोमांस, थ्रिलर, सब? मैं कुछ भी मैं ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ। जैसे अभी एक थोड़ा हॉरर कॉमेडी हम एक फिल्म अभी नई साइन की है, अभी वेलकम टू द जंगल कर रहा हूँ अक्षय कुमार के साथ। बहुत सारे 50 कलाकार हैं उसमें, वो कॉमेडी है। विक्रम भट्ट जी की एक फिल्म आने वाली है, हॉन्टेड 2,
वो नवंबर OTT में, वो बनाते हैं हॉरर है ज़्यादातर। और वो ए ग्रेड की पिक्चर है भारत की, 4D 3D में बनी है। मतलब जैसे हॉलीवुड की फिल्में आप देखते हो ना, उसी तरीके से बनाई गई है। मेरे लिए पहली बार इस तरह का काम करना था विक्रम भट्ट जी के, उनके साथ में। हालांकि मुझे कुछ कहना है, नहीं आप मुझे अच्छे लगने लगे, आप मुझे ऋतिक के साथ एक फिल्म की थी मैंने, तब विक्रम भट्ट जी ने डायरेक्ट की थी। 25 एक साल बाद मैंने फिर मुझे ये वाली पिक्चर में अभी हॉन्टेड 2 में काम करने का मौका मिला है। और एकदम सीरियस रोल है, पूरी पिक्चर में 5-7 कैरेक्टर हैं, उसमें एक कैरेक्टर मेरा भी सीरियस, क्योंकि वो सेंसिबल डायरेक्टर हैं। हम किसी भी मनस्थिति से सीन करने गए हैं तो विक्रम भट्ट जैसे या सेंसिबल डायरेक्टर के साथ काम करने का फ़ायदा ये होता है कि वो आपको उस जोन में ले जाता है जहाँ वो चाह रहा है, और आप सच में सुन रहे हो, आप डायरेक्टर के एक्टर हो, आपने सच में सुन लिया। ये नहीं कि या ऐसा नहीं, मंत्रमुग्ध कर हाँ, तो आपने सुन लिया तो आपको कुछ नहीं करना, एक्टिंग करनी बंद हो जाती है। जब आपने सच में सुन लिया ना डायरेक्टर की बात, वो चाह क्या रहा है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना। आप जो करोगे वो सुना हुआ करोगे, अच्छा इन्होंने ऐसा कहा था, वो सहज हो जाएगा एकदम, विस्मित हो गया वो। हाँ सहज हो जाएगा। तो इतना बढ़िया सेंसिबल डायरेक्टर के साथ काम करने का भी अलग मजा है। कॉमेडी सर कर हर रहे हैं, रोल करने के लिए आप पहाड़ से स्पेशली आते हैं? आता भी हूँ जाता भी हूँ। अब चूंकि मैंने ना मुंबई, आज पूरा दुनिया ना गांव बन गया, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि पहले से मुंबई में शूटिंग होती थी, आज पूरे देश में शूटिंग होती है, हाँ सब गाँव में होती है। और मेरा क्या है कि गाँव में मैं सही पहाड़ में ज़्यादा रहना पसंद इसलिए करता हूँ कि माता पिता 90-91 साल के पिताजी हो गए, वो पूरी दिनचर्या उनकी अच्छी, तो पूरा जीवन स्वस्थ है उनका, उनके साथ रहने का मुझे मौका मिलता है माता पिता के साथ, एक। और दूसरा, आज दुनिया इतनी छोटी है कि आपको खाली ये बोलना मैं फलानी जगह से आऊँगा, आपका मैनेजर बोलता है कि सर उधर से आएंगे या उनकी टिकट वहाँ कर दो, कहीं भी शूटिंग हो रही है नॉर्थ में कहीं भी, तो इस बहाने मेरा घर आना जाना अपने मजाक मजाक में ही हो जाए। और मुंबई में भी घर लिया मुंबई हुआ में भी घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, है। तो उसका एक अलग आनंद है कि ईश्वर ने आपको मुंबई जैसे घर में आशियाना दिया हुआ है, एक अच्छी जगह पर अच्छा घर दिया हुआ है, तो खुश रहने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। और जनरली क्या होता है, आदमी जब घर ले लेता है ना, जब घर ले लेता है तो 2-4 दिन 2-4 महीने वो खुश रहता है, फिर वो भाव जो खुशी का है ना घर लेने की, वो उसके ख़त्म हो जाता है। मैं जिस दिन, हर दिन जब घर जाता हूँ अपने कमरे में, बम्बई में भी चाहे कहीं भी, तो मैं ऐसे भीतर घुसता हूँ जैसे मैंने पहली बार घर लिया है। हाय हाय, वो खुशी रोज़ मिलती है घर से जब निकल रहा हूँ तो भी, वरना वो एक ही जगह अब आप घर में बोर हो जाता आदमी। हमारे लिए वो स्वर्ग है रोज़ घर, इसीलिए तो बोलते हैं घर ही स्वर्ग है। तो वो उस भाव से आप उस घर में जब रहोगे ना, तब स्वर्ग भी बनेगा वो। और घर में रहने वाला हर सदस्य जब ऐसा सोचे तब स्वर्ग बनेगा। वो भाव भी तो चाहिए ना, वरना तो आदमी आई हैव माई ओन लाइफ, आदमी ने इतना छोटा हो गया आदमी, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, यही बोलती है व्हाट इज दिस, क्या है, मेरी भी तो अपनी जिंदगी है। बच्चे भी सर, बच्चे भी सब एक भाव ऐसा ला दिया, जबकि सबसे छोटा भाव है ये, जिसके अंदर ये आता है कि मेरी क्या, अरे तुम्हारी क्या जिंदगी यार, आप जिस भाव से आए हो, जिसने जिंदगी दी है उसके प्रति जुड़ो ना। आदमी छोटे छोटे ईगो में, छोटे क्लैश में, पर्सनल लाइफ, क्या पर्सनल लाइफ होती है? पर्सनल लाइफ वो है जो आप अपने परिवार के साथ जुड़े हो, अपने दोस्तों में जुड़े हो, सामाजिक कार्यों में जुड़े हो, लोगों में जुड़े हो। आदमी के अंदर वो भाव खत्म हो गया, कटा कटा हुआ रह गया ना। सर कालो फिल्म में एक बस ड्राइवर का रोल था, हाँ बहुत बढ़िया हॉरर फिल्म थी, पर वो फ्लॉप हो गई थी। बट वो टीवी में बहुत चली कालो, मुझे दर्शक मिलते हैं उसके, हॉरर थी वो भी, हाँ वो हॉलों में नहीं चली, वो टीवी पे खूब आई। अच्छा। कालो वो वैसी सूर्यवंशम जैसा। हाँ वो टीवी पे खूब आई, वाकई सही कहा आपने, पुराना खोज रखा है आपने भी, रिसर्च मार रखी है पूरी। सर थोड़ी तो तजुर्बा रखते हैं। मैं ना काम को काम करके भूल जाता हूँ, मैं मेरे या उम्र के हिसाब से ऐसा होता होगा, या काम किया ख़त्म। क्योंकि बंगला जब बनाता कोई भी मजदूर, तो वो ये थोड़ी सोचता है कि बंगले का मालिक रहेगा कि मालकिन रहेगी या कौन रहेगा। काम हुआ ख़त्म, उसको पूजा की तरह किया, क्राफ्ट आ गए। पिक्चर आई, चली नहीं चली, चलती है तो खुशी होती है, नहीं चली तो अब क्या करोगे आप? सही बात। आपके अलावा आपने तो ईमानदारी से काम किया, लेकिन नहीं चली तो उसका अपना कुंडली है कोई पिक्चर की। सही बात। आप ईमानदारी से अपना काम करो तो आपको अपने अंदर हमेशा ये रहेगा कि मैंने जो किया अच्छे से किया। अपनी सर जैसे आप बिल्कुल बेबाक बोलते हो, ओपन ओपिनियन है हर चीज़ को लेकर के, तो इससे कई बार कुछ विवादों में भी पड़े? ना मैं ऐसा कुछ विवाद नहीं, मैं तो एक तो इस तरह की प्रसिद्धि नहीं चाहता, प्रसिद्धि चाहने का भाव भी नहीं है।
अब ये तो लोग बाग जो दिल से बोलते हैं, तो दिल की बात दिल से कही जाएगी तो दिल तक पहुंचती है ना। जो बोलता हूँ वो सच्चाई से बोलता हूँ, तो जो सुनने वाले लोग हैं वो भी समझदार हो गए ना, वो पूरी दुनिया का सुनते हैं। उनको जो अच्छा लगता है, मेरे भाव या मेरी बातें उनको अच्छी लगती होंगी, उनसे रिलेट कर पाती होंगी, उनकी पृष्ठभूमि से और मेरी पृष्ठभूमि मिलती होगी, या वो शब्द उनके जीवन में असर डालते होंगे। हर आदमी का मानसिक स्तर अलग अलग है ना। मेरा ऐसा चाह नहीं रहती कि मैं फेमस बनूं। मेरा फेमस है कि अब मैं चलता रहूं, आनंद में रहूं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब लोग जान गए हैं आपको कि आप ऐसे स्वभाव के हैं, तो अब सहज हो गए सब आपके साथ। हाँ, सब सब सब। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक छोटा सा वैसा सवाल है, मतलब जो आजकल बड़ा चल भी रहा है कि 15 सेकंड की रील और किसी का 15 साल का करियर, हाँ, और 15 सेकंड की रील वाला ऊपर और 15 साल का करियर वाला अभी ये कलयुग आ गया ना। हैं? कलयुग आ गया ना। अब ये मोबाइल पे ऐसा अब आपको आए दिन देखते रहना पड़ेगा। हाँ, अब देखना ऐसा ही होगा। हम आज ही बात कर रहे थे कि एक आदमी 15 साल, सच में 15 साल से नाटक कर रहा है, थिएटर कर रहा है, एक्टर है, जानता है, और दूसरा एक आदमी कोई यूट्यूब से या फलाने से वो पॉपुलर हो गया, उसके पास ज़्यादा काम है। सही बात है। अब चूंकि चुनने वाले लोगों की भी शक्ति में कमी आ गई है ना, दिखने वाले, क्योंकि हर आदमी जो जिस मनस्थिति से जिस तरह से आया है उसको वो चीज़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसको भुनाने वाला कल्चर एक लगा कि यार ये इसको भुलाओ, इसको भुनाओ, ये फलाना यूट्यूब, वायरलिटी को भुनाओ हाँ, मिला के। तो वो भाव आ गया है। जबकि जब उतना बड़ा टेलीविज़न का दौर नहीं रहा, जो बुद्धू बॉक्स जिस एक समय था, टेलीविज़न कितना जीवन का हिस्सा बन चुका था लोगों के, है ना, तो ये टाइम भी नहीं रहेगा, बदलाव आएंगे। पता नहीं सर, ये तो मैं देख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सिंगर भी देखो आप सालों से रियाज नहीं, कर वो रहे हैं, दुनिया गा आ रहे चुकी है हैं, ना, अब ऐसा ही अचानक से चलेगा। एक बंदा आता है, टक 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 करता है, हाँ, उसका वो रातों रात हाँ, स्टार, देखो सब अभी जगह दुनिया टी वही सीरीज हो गई गाने ना। दे अभी रहा है। प्रसिद्धि भी तुरंत मिलेगी, हाँ, क्षण और क्षणिक क्षण, जब कलयुग आ गया ना, जब 1 घंटा नाम जपने से जीवन बदल सकता है, तो ये 15 मिनट की रील से भी तो बदल सकता है। सही बात है। कलयुग आ गया, तुरंत इंस्टेंट हो गया ना। उन्होंने देखा रोड साइड पे रानू मंडल गा रही हैं, उठा के ले गए। हाँ। अच्छा, उतनी जल्दी वो प्रसिद्धि घटती भी है। हाँ। ये भी है। क्या होता है ना, कला है, वो रियाज है, सालों की तपस्या है, हाँ, सालों की तपस्या जिसकी है। सालों की है वो काम तो करेगी कहीं ना कहीं। सही बात है सर। आप जब आए थे उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप इंडस्ट्री के कोई गॉडफादर तो था नहीं पीछे, तो आउटसाइडर थे, तो उस समय नेटवर्किंग बनाना, अपने लिए काम ढूंढना, तलाशना। देखो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना। हाँ, जिसके पास ऑप्शन नहीं होता है उसके आगे बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। आहा, क्या बात बोली है। सही बात है। क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। मरता क्या ना मान तो क्या ना करता, हम भूखे प्यासे टिके रहे टिके रहे टिके रहे, बस उस चीज़ ने हमको टिका दिया। और नाटक करने से कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अब यार कोई आदमी, खाली कोई प्रोड्यूसर है, माना नया प्रोड्यूसर है, पहली बार आया, उससे ज़्यादा तो हमको अनुभव है। 4 साल 5 साल से नाटक किया भले, तब नाटक भी जब कर लिए थे ना, तो कॉन्फिडेंस था कि हमने ये नाटक किया, ये किए, या ऑडिशन कम होते थे तब। उस हमारे टाइम पे खाली फ़ोटो देखता था कोई प्रोड्यूसर यूँ, तो इतना करने में ही हमको करियर की उम्मीद जगती थी कि यार हाँ 2 बार देख लिया। सोच रहा है हमारे बारे फिर एक फ़ोटो निकाला, ये रख दिया, हमको लगता है गुरु काम बन जाएगा। कंसीडर कर लिया। फिर देखा साला 2-3 फ़ोटो निकाल रहा है, तो अब तो पक्का रोल। और कई बार कुछ लोग 3 फ़ोटो लेके रख लेते थे, और तब तक हमको पता चल जाता था ये खाली नकली है। हम बोलते थे सर ये फ़ोटो एक दे दो, आप एक रख लो, बाकी हमें दे दो, क्योंकि और जगह भी काम आएगी। हम भी एकदम वो हो चुके थे कि यार खाली वो मत कर, या तो दे रहा है तो दे काम। तो मैंने एक सीरियल किया था बहुत साल पहले, फारूक भाई के साथ, कौन सा सीरियल? फारूक शेख के साथ, कौन सा सीरियल? चमत्कार। अच्छा। 1500 रुपये मिलते थे उसमें, 1-2 दिन के लिए बुलाया था, लेकिन चूँकि चीखने चिल्लाने वाले रोल थे तो हर शेड्यूल में हमको बुलाते थे, हम परमानेंट हो गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे एक बंदा था प्रोडक्शन वाला, तो मैं महाड़ा में रहता था, 25 मीटर वाले में। तो बारिश के दिन थे, काम था नहीं, पैसे मांगने ऑफिस जाता था। वहाँ से ये महाड़ा में अंधेरी में, और 4 उधर से 25 मीटर वाले से पैदल चल के आता था। दरवाज़ा खोलता था हल्के से यूँ, हेलो, वहीं से नमस्ते करते थे। तो आदमी ना टेबल पे ऐसे रहता था यूँ, और वो पैरों से ही मना कर देता था
नहीं नहीं जा जा जा, पैसे मांगने उम्मीद जा। वो हाथ भी नहीं हिलाता था, पैरों से ही मना कर देता था। हम वहीं से ऐसे आ जाते थे, प्रोडक्शन वाला बंदा जो है पैरों से ही ना कर देता था वहाँ पे। तो वो सब जी देखा, बट वो पार्ट है, अपमान तो झेलना ही पड़ता है। हम इस बात पे अगर ईगो में आ जाते थे, या शूटिंगों में भी कहीं कुछ हो रहा है कहीं, तो फिर हम नहीं टिक पाते। वो झेला ना, तो इसलिए टिके रहे। मंद मंद मुस्कान सर आपकी देख के फिर भी पैसे के लिए कैसे मना कर देते थे? क्या बताएं, वो पैर से ही मना कर देता था भाई। अच्छा, मुंबई में आप आए, अपना मकाम बनाया, तो ये व्हेन यू लिव इन रोम यू हैव टू बिहेव लाइक रोमन्स वाला तो यहाँ भी है, तो फिर आपने कितना फॉलो किया इसको? नहीं नहीं, देखो हम आए, नए नए आए थे ना, तो हम PMGP अंधेरी ईस्ट में रहते थे। हमारे बहुत सारे दोस्त उस वक्त आ चुके थे। तो PMGP में लगभग होगी कितना, 30 साल के आसपास की बात होगी, 30-32 साल पहले। तो 1 रूम किचन में हम रहते थे, कोई 2 लोग 3 लोग कई बार। तो लोकल के जो लड़के थे वो इस फिराक में रहते थे कि हाथ टकरा दें, ज़रा इससे टकरा दें। तो फिर हम याद होगा आप लोगों को था कि नहीं, हम भी लड़ते थे ना किसी से, या कोई हमसे लड़ता था तो पहले हाथ टकराएगा, फिर अबे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर तैयार रहते थे वो। तो हमारे को भी ऐसे लोग मिले, बच्चे, हम भी यंग लड़के ही तो थे तब। तो वो भी धीरे धीरे ना, उनको भी लगा यार ये तो बड़े सीधे हैं, ये तो कलाकार लोग हैं, इनसे वो भाव नहीं रख सकते। तो जो हम नए नए आए भी थे, तो हमारे PMGP में जो नए लोकल लड़के भी थे यहाँ के, वो भी हमारे दोस्त हो गए थे। और यही तो चीज़ हमारा स्वभाव से उनको लगा कि यार इनसे ये क्या लड़ने, तो कलाकार लोग हैं। यही चीज़ सब डायरेक्टर्स में जाती जब तब ये डायरेक्टर की बात में हाँ जी कहना है, जो बोले ठीक है। नहीं, हम नहीं कि बोल अपनी पाए। ओपिनियन भी रखते थे ना कि ना, हम तो रखते हैं, खूब रखते हैं। और कई बार डायरेक्टर मान जाता है तो ठीक है, नहीं मानता, वो कहता नहीं नहीं नहीं, तो हम उसको सेल्फ एंटरटेनमेंट कमेटी में जमा कर देते हैं। कोई बात नहीं, अपना आइडिया तो देते हैं। ये कौन सी कमेटी है? मतलब कि चलो कोई बात नहीं, वैसे मजाक में हम उसका नाम रखते हैं, लेकिन वो देते रहना चाहिए। आप तभी आप भी कर पाओगे ना, इनिशिएटिव ले पाओगे, कर पाओगे। और इनपुट देने में क्या बुराई है। और जहाँ कोई, अब तो नहीं मिलते ऐसे, पहले मिलते थे कोई ईगोइस्ट, तो हम उतना ही करते थे। अगर उसने हमको बोल दिया नो 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 इम्प्रोवाइज, तो फिर हम अच्छा बेटा ऐसे, तो हम बोलते थे, कोई बोलता था नहीं ऐसे बोल दो, नो नो इम्प्रोवाइज, हम डांट देते थे फिर उल्टा। फिर हम उसी की लाइन याद करके बोलते थे, जो जैसा मिल गया, जैसे को तैसा। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आप OTT अभी देखते हो, फॉलो करते हो? मैं कुछ नहीं देखता, ना टीवी, ना फिल्में, ना OTT, कुछ नहीं देख पाता, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं। आइडिया तो होगा कुछ नहीं, सच में कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं। तो जो नई चीज़ें OTT पे आ रही ना, हैं, ना, उसका कुछ आइडिया नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि OTT जब से आया तब से बहुत हालांकि सारे मैंने किया नए OTT के, लड़कों मैंने भी को, किए OTT। बच्चों को मौका मिलने लग गया है ना। वो नहीं, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि पहले टेलीविजन था, आज टेलीविजन का बड़ा रूप आ गया OTT के रूप में, जो सेंस में रखता हूँ उस हिसाब से बोल रहा हूँ। नए लोगों को चांस मिल गया काम करने का, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को, कैमरामैन को, टेक्नीशियंस को, और वो अपनी दुनिया बना रहे हैं। मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता ज़रूर हूँ क्यों A ग्रेड का काम कर रहे हैं वो। एक एक चीज़ में काम करते हैं, बारीकी से काम करते हैं। और नया जनरेशन है तो उनको वो आज़ादी भी मिली है, उनको बजट भी मिला है। चेंज, रिशफलिंग होती है ना। पहले जो ट्रेंड हिंदी सिनेमा का चल रहा था, आज वो पूरी तरह तबाह हो गया। वो स्टार भी चले गए, वो लोग भी चले गए, वो पैर हिला के मना करने वाले लोग भी चले गए, और नया ज़माना आ गया। अभी आप उस एटीट्यूड के साथ नहीं जी सकते। फिल्मों में कोई सुपरस्टार अगर ऐसा सोचता हो तो वो उसको ये भाव निकाल देना चाहिए। लोग भी खुद अपने उससे बड़े हो चुके हैं। लोग खुद देख देख के समझदार हो चुके हैं। इतना बढ़िया कंटेंट लोग देख रहे हैं। स्ट्रगल कितना बच गया, पहले थिएटर से, नाटक से, हाँ, नुक्कड़ से, फिर एक एक स्टेप चढ़ के और आज के बच्चों के जनरेशन के लिए अच्छा है OTT आने से। क्या वो जो भी काम कर रहे हैं ना, अच्छा रातों रात वो हिट हो जाता है। हाँ, वही नए लोगों के लिए तो बहुत वरदान साबित है ये। और इवन हमारे लिए भी, अगर हम OTT कर रहे हैं तो पैसे भी मिलते हैं आपको, और आपको नई जनरेशन भी जानती है। आपने अभी OTT में किया तो है? किया है, कुछ कुछ करते रहता हूँ मैं। और देखते नहीं? देखता नहीं हूँ, इंटरेस्ट नहीं है। मतलब उसके पीछे कोई
एटीट्यूड वाला भाव नहीं, मैं नहीं देखता, ऐसा नहीं, नहीं आप है, उस तरफ मेरे मुड़ मन गए। में ही नहीं है, मेरे भाव में नहीं, मुझे सन्यास रोक की तरफ मुड़ नहीं। गए। हाँ, मैं जबकि अपने बेटे को बोलता हूँ, वो ट्रेनिंग कर रहा है, एक्टिंग करता है, थिएटर करता है, मैंने बोला He should- हाँ he should- देखो देखो, क्योंकि वो चाहिए, ठीक वो बात। कोर्स है, वो आपके जीवन का हिस्सा है। कोई ऐसा काम सर जो आपने किया है एक कलाकार के तौर पे, उस समय तो कर दिया, धुन धुन में कर दिया, लेकिन बाद में लगा कि यार मज़ा ऐसा नहीं आया। बहुत काम ऐसे किए हैं। एक्टर की लाइफ में सब काम थोड़ी अच्छे होते हैं। किसी भी बड़े एक्टर की लाइफ देख लो, 2-4 बड़ी फिल्में होती हैं, उसके बाद कई फिल्में यूं ही करनी पड़ती हैं। कई बार आप चूँकि आप इसी प्रोफेशन में आ गए हो, आपको कोई रोल मिलता है, आप इस लायक तो हो नहीं, मैं बोलूँ मैं वो वाला रोल मुझे दो। कई बार अपन बोल भी देते हैं जहाँ अपन कमांडिंग पोजीशन में है या बोल पाएँ, तो यार तू पैसे दे ही रहा है, मुझे भले ही कम पैसे दे, ये रोल दे। कई बार मुझे अच्छा लगता है तो मैं बोलता हूँ, कई बार हो भी जाता है, क्योंकि आप जैसा जो चाहते हो वही अगर आप सोचते हो ना, तो आप वैसा ही होता है। इसलिए बोलते हैं फालतू मत सोचो, गंदा मत सोचो, अच्छा ही सोचो तो अच्छा ही होगा। एक तो सर आप जितने भी पुराने परफेक्शनिस्ट लोग हैं, आप लोगों के अंदर एक तो समस्या है कि आप कितना भी कर लो वो हंगर ख़त्म नहीं होती आपके अंदर से। और वो परफेक्शनिस्ट जो है ना अंदर का, वो ये नहीं कहता है कि मन बेटा करता अब है। तुम सही कर चुके हो, अच्छा करने का मन करता है जब चले जाते हैं कि ना, अब तुम अपना बेस्ट कर चुके हो। शूटिंग में जो भी जाते हैं, जो भी करते हैं, जितना भी होता है, वही वो दिन पूजा का दिन है। अभी देखो, आप एक छोटा सा रोल करके बंदा कहता अरे मेरा तो बेस्ट काम है आज का अभी तक का। नहीं, वो एक हमारी भी उम्र थी, हम भी बोलते थे मेरी वो पिक्चर आ रही है, मेरा वो आ रहा है, मेरा वो आ रहा है, क्योंकि वो उम्र थी और काम भी करते थे, और नहीं भी बोलते थे तो भी दिखता था, टक 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 ऐसा आता है। लेकिन एक समय के बाद आपको लगता है, जब आपको जीवन समझ में आने लगता है, तो आप अपने मन से काम करते हो। अब क्योंकि मुसीबत आ जाए, पैसे नहीं है, तो करना पड़ता है कोई भी काम, वरना आप न भी करो तो भी आप अब आप थोड़ा सा ऐसी स्थिति में हो कि यार, जैसे हमने एक टाइम पे बहुत किया, कोई भी काम आया काम की तरह किया, उसको अच्छा बुरा नहीं सोचा, ठीक बात। अच्छा बुरा नहीं सोच, काम कर्म की तरह से, तपस्या, 2-2 3-3 शूटिंग भी आप कर रहे हैं, खूब आपको पैसे ही मिल रहे हैं। आप अब आध्यात्म की तरफ पूरे मुड़ गए हो, ऐसा साधु बाबा की तरह लग रहे नहीं, हो। साधु बाबा जीवन, मुझे लगता है हर आदमी ने ना ग्रेटिट्यूड के साथ जीना चाहिए। आप जिस घर में रह रहे हो, जिस पत्नी के साथ रह रहे हो, जिन बच्चों के साथ रह रहे हो, रोज धन्यवाद देना चाहिए ईश्वर का। ये भाव खत्म हो गया आदमी के, तो जीवन खत्म हो गया। रह रहे एक ही घर में, 4 लोग हैं, 4 के 4 अलग ईगो हैं। एक तो ये न्यूक्लियर फैमिली, यू आर ब्लेस्ड सर, सीरियसली ही इज ब्लेस्ड दैट ही इज हैविंग, योर सन इज हैविंग न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पे दादा दादी सबकी छत्र छाया वही, है। और हम वही तो संस्कार ही तो डालने हैं बच्चों में। वही चीज़ बाहर की दुनिया तो वो देख ही लेंगे, बन ही जाएगी उनकी, उनका एज बेस है, अच्छा हो बच्चे की उम्र जाए है, माता पूरे पिता बच्चे के। और दूसरा, हमारा जो टाइम पे था ना, कि दूसरों को, बड़ों का सम्मान, हम्म, बड़े माने हमारे रिश्तेदार नहीं भी हैं तो भी अगर वो बड़े हैं, तो उसके प्रति जो सम्मान है वो मानवता का सम्मान है, क्योंकि एक दिन आप भी बड़े बनोगे। आप करियर में क्या बनोगे वो मायने नहीं रखता। हर दिन हर आदमी ने ग्रोथ करनी है ना। 10 साल बाद आदमी का 25 साल का हो जाएगा, 10 साल बाद 35 का हो जाएगा, फिर 50 में। तो वो जो आपका भीतर सम्मान है बड़ों के प्रति, वो आप समाज में दे के जाना चाहिए हर व्यक्ति ने। सही बात। तभी हम अच्छे समाज का निर्माण भी कर पाएंगे, और तभी आपको भी सम्मान मिलेगा। जब आप 45 के हो गए तो 20 साल का बच्चा आपको अंकल या सर, मैं आपको, ये हमने समाज को ऐसा बनाना है। जो हम मानवता की बात कर रहे थे ना, विदेशों में जीवन है, वैसा हमने अपने समाज को बनाए रखने का प्रयास हर दिन करना है। जबकि राक्षस लोग रोज हैं, ऐसे भी दुनिया है हमारे देश में, ऐसी भी जगह हैं, ऐसे इलाके हैं जहां आप गाड़ी ले जाओ, माना किसी से टक्कर हो गई तो हो सकता है आपकी वहाँ से लाश आए। मेंटल स्टेटस ये हो गया इंसान का। तो उसकी तरक्की करनी है हमने, ब्रांड पहनने की तरक्की थोड़ी करनी है। सर कुछ छोटे छोटे सवाल पूछेंगे। किस एक्टर के साथ काम करना सबसे ज़्यादा मज़ेदार रहा? सब एक सब। बताइए ना बस, जो दोस्त, सबसे अपने अच्छा। दोस्त यार जो होते हैं ना, जैसे अपने दोस्त यारों के साथ, जैसे राजपाल हैं, विजय राज हैं, संजय मिश्रा हैं, या विजेंद्र काला हैं, या विनय पाठक हैं, या और दूसरे कलाकार हैं। एक अपना कहीं ना कहीं, कौन किसी की भी पृष्ठभूमि कहीं भी रही हो, किसी का स्टेटस कहीं भी ऊंच नीच है या ऊपर नीचे है, लेकिन जब हम लोग जब काम करते हैं या और दूसरे हमारे रंगमंच के साथी काम करते हैं, तो उनके साथ एक अलग मज़ा आता है। उस वक्त काम वाइज अपन इतना एक दूसरे के साथ लिप्त रहते हैं रोल में, क्योंकि जितना ईमानदारी से आप काम कर रहे हो, सामने वाला भी उसी ईमानदारी से कर रहा है। तो वो एक अलग आनंद को एक्टर। आप जैसे ऐसे थोड़ा सा कहते हैं मिले जुले मिलनसार व्यक्तित्व के हैं, सही बोलेंगे तो
तो आप प्रैंक वैंक भी करते थे किसी के साथ ऐसे आपस में shooting प्रैंक? के दौरान? हाँ। प्रैंक मेरे साथ करता था एक दोस्त हमारा, उसकी डेथ हो गई। वो लड़की बन के फ़ोन करता था, पूजा बन के, हाँ। और मेरे घर में खाना खा के गया, अभी जाएगा बूथ से, मुझे फ़ोन करता था, दिन भर खाना खा लिया ना आज, ये दोस्त आए थे ना। मैंने कहा ये कैसे, मुझे सब पता है। वो ऐसे बोलता था लड़की की आवाज़ में, और महीनों महीनों किया उसने मेरे साथ। अरे पकड़ यार, नहीं पाए आप? पकड़ नहीं पाए। और क्या पहना है मैंने, सब, क्योंकि दोस्त है साला, एक आधार मेरे साथ बैठा हुआ है। मैम ने नहीं उठाया एक आधार? नहीं नहीं, तब शादी नहीं हुई थी ना हमारी, अच्छा, ऐसे फिर बैचलर बच- थे बच हम। गए, sorry। और दोस्त यार ये आते थे हमारे घर में। अब हम चूंकि काम कर रहे होते थे, तो कोई ना कोई दोस्त भी आ रहा है, खा रहे हैं, बैठे हैं, पार्टी भी चल रही है। अब दिन भर बातें हुई उसके साथ, दिन में खाना भी खाया, शाम को भी गए, चलते हैं चलो भाई, गुड नाइट गुड नाइट, गए तो फ़ोन आया, गए ना दोस्त, आई, मुझे लगता था इसको कैसे पता, आज ये किया तुमने, आज ये किया। फिर रुको, पापा आ गए बोल के साला काट भी देता था, कई बार फंसने वाला, हंसने वाला होता था ना, तो वो ऐसा करते था। बहुत महीनों तक किया उसने। हमने भी औरों का भी कुछ कुछ किया है, बट चलो उस समय आप तो सर आपके साथ होता तो ठीक था, आज के समय किसी के साथ प्रैंक हो तो पूछेगा कौन सी वाली बोल रही हो? नहीं, हमारा ऐसा नहीं था, बट हम, क्योंकि हमको लगता था इसको इतना कैसे पता, बात इसलिए उन बातों में इंटरेस्ट हो गया। उसको देखा तो कभी था नहीं, हाँ। या मिले तो कभी है और नहीं। इतनी अच्छी आवाज में क्या आप हाँ, पहचान वो भी ना लड़की पाओ? की आवाज़ में बोलता था, और आज क्या खाया, क्या बनाया, कैसे कपड़े पहने थे। और वही दोस्त मेरा खा पी के मेरे साथ से जा रहा है, और मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है। जैसे आपने कहीं और तो सुनाया नहीं था? नहीं नहीं नहीं। क्योंकि राज शांडिल साहब ने ड्रीम गर्ल में कैरेक्टर लिखा, उसका नाम पूजा ही रखा। अच्छा, उसने पूजा ही रखा था, हो सकता है, क्या हाँ, पता। और वो हर बार फोन करके हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ। नहीं, वो सिक्के से करता था, तब वो वाला फ़ोन था ना, कहाँ से फ़ोन आया वो पता नहीं लगता था। सर एक ऐसा रोल जो, वैसे आप बोलोगे नहीं इस चीज़ पे क्योंकि आप बड़े सज्जन व्यक्तित्व के आदमी हैं, नहीं, लेकिन बोलिए, फिर भी बोलिए। पूछेंगे हम आपसे, हाँ। क्योंकि ये हमारी स्क्रिप्ट की डिमांड है हाँ, कि ऐसा रोल जो आपको मिलना चाहिए था लेकिन किसी और को मिल गया, ऐसा कुछ था नहीं। जो आपके दिमाग में था कि तो मुझे मिलेगा, जो आप कह रहे थे ना, एक फ़ोटो निकाली यहाँ रख दी, फिर दूसरी निकाली यहाँ रख नहीं, दी। वो तब तो हमारा कर्जा, महीने का किराया लगे, काम मिल जाए गुरु, वो 2000-1500 जितना मिले वो का चलता रहता था। उसके पीछे मकसद वो नहीं था, क्योंकि किराया भी देना है, हाँ। और घर भी, बम्बई में रहना भी बट है। कोई रोल तो डायरेक्टर ने बोला होगा ये मिल रहा है तुम्हारा, डन है, ओके, फिर बाद में मतलब कट गया, अब तो किसी और को मिल रहा है। ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक आध कोई पिक्चर याद भी नहीं, कुछ स्क्रिप्ट भी मिल गई थी, बट वो पिक्चर बनी नहीं, या मुझे किसी और को ले लिया था शायद। हाँ, तो शूटिंग लाइन का ये तजुर्बा है, हम तो इसको मानते हैं, जब तक पैसे ना आ जाना तब वो पिक्चर हमारी नहीं, तब बुकिंग तक बुकिंग शूटिंग तो कर ली, फायदा क्या, पैसे भी नहीं आए। चलिए सर, रैपिड फायर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ही एक वर्ड में जवाब पूछेंगे आपसे, सिनेमा या थिएटर? थिएटर। ओटीटी या सिनेमा हॉल? ये तो बात को हो चुकी है, रिवर्स पूछ रहे हैं। आपने बता ही दिया। नहीं, बट देखो, सिनेमा तो सिनेमा है, सिनेमा उपन्यास की तरह है। अब ये बाकी टेलीविज़न को तो हम अखबार की तरह समझते हैं, वो है ही अखबार। विलेन का रोल या कॉमेडियन? रोल, जो रोल है। अच्छा, हाँ, क्रिश या ऑफिस ऑफिस? दोनों दोनों में से एक दोनों चुनना अच्छे है। रहे। सर दोनों में नहीं, से एक चुनना है। मैं अब दोनों तो क्या बोल रहे हैं, ये कुछ इसका जवाब नहीं, दोनों ही कह सकते दोनों हैं में से एक चुनना है, यार। ऑप्शन ही नहीं है, एक ऑप्शन ही नहीं है, तो यार मेरे पास, क्योंकि उसने जो प्रतिष्ठा दी ऑफिस ने, या जो कृष्ण ने दी, वो दोनों ही को मैं एक साथ नहीं, अब बोलता हूँ। आपको दोनों में से एक चुनना है तो कर चुके हैं। नहीं, कोई और तीसरा ऑप्शन आप दे सकते हैं। देखो, लंबे समय के हिसाब से अगर देखें तो हमारा 8 साल 10 साल वो ऑफिस ने सर्वाइव ज़्यादा दिया, लेकिन कृष्ण ने नाम दिया। क्रिश का कौन सा सीन है जो सोच के मज़ा आ जाता है? और ऐसा ही कुछ, वो पार्टी डायलॉग? कृष्ण का तो वो भूत वाला, हाँ। कि वो कहता है कि दिन में रात को जाऊंगा साहब, क्योंकि उसका भूत कालीचरण का दिन को डराता है, ऐसा वाला वो पूरा जो सीन था वो। ऑफिस का कौन सा कैरेक्टर आपका ऑल टाइम फेवरेट है, उसको पांडे जी को छोड़ के, अपना छोड़ के? वो तो फिर तो सभी है, शुक्ला जी का है, संजय का, या पंकज जी का, मनोज भाई का, भाटिया जी वाला। एक बताना है सर।
सभी अच्छे थे ना, चक्कर आपका क्या है, सबसे favorite आप कौन उस या तो उसका उदाहरण किसी दूसरे में रख दो तो तब हम एग्जैक्ट बोल पाएँ, अरे क्योंकि वहाँ उसके कलाकार एक से एक उसके महाराज आप फंसा दे रहे हैं, सारे मंत्रों में आप हमको उलझा दे रहे हैं। नहीं उलझा नहीं, मैं बड़े सही तेरे आत्मा से बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे मन में कभी ऐसा भाव ही नहीं आया, क्योंकि जो हमको मिला ना, हमने कभी ये नहीं सोचा कि एक दिन इसके और इसके बारे में हाँ ना बोलना चलो पड़ेगा। हम आपसे एक बिचिंग कराते हैं अब। हाँ सबसे लेट आने वाले को स्टार कौन से थे जिनके साथ काम किए? लेट आने वालों में है मतलब हम अब बोलना क्रिश पड़ेगा। नहीं, क्रिश में नहीं, इसके रेडी के दौरान सलमान खान का लेट आने का होता था। गोविंदा जी के साथ एक आध पिक्चर की वो लेट आते, शत्रुघ्न सिन्हा जी उनके साथ वक्त एक आन की थी मैंने, उसमें वो आते थे लेट। कई एक्टर हैं जो लेट आते थे, बट मैक्सिमम से टाइम पे ही आने वाले हैं। ठीक है। एक्टिंग के अलावा आपका ऐसा कोई टैलेंट जो किसी को नहीं पता अभी तक? ऐसा कोई टैलेंट है ही नहीं हमारे अंदर। सर अभी तो देखा, मुझे तो पंडिताई लग रहा था सर। नहीं, उस इस फील्ड को हम पंडिताई की तरह लेते हैं, एक्टिंग को पंडिताई की तरह लेते हैं, जजमानी की तरह। जो आ गया ठीक है जजमान, जजमान स्टाफ भी आएगा जजमान, तो जजमान हाँ गुरुजी। गाना वाना नहीं कुछ है? गाने का नहीं, अच्छा, ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन रहता है सेट पे, डायरेक्टर या घर पे मैडम? ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं, कहीं नहीं डोमिनेटिंग रहता है। आप अगर सहज हैं तो हर आदमी सहज रहता है, क्योंकि आपके हाथ इसका में। जवाब तो सर मैं भी ऐसे ही देता। खैर नहीं, डोमिनेटिंग को हम मानते नहीं, क्योंकि जो अब हम चूंकि उम्र के या अनुभव के ऐसे पड़ाव पे आ गए हैं ना, कोई आदमी डायरेक्टर ना होके डोमिनेटिंग स्वभाव को अगर पोर्ट्रे करता है तो हमें वो भी समझ में आ जाता है कि ये डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर की एक्टिंग कर रहा है। तो 2 मिनट में हम उसको ठीक भी कर देते हैं। और कई बार हमको लगता है इससे क्या मतलब, हमारे जितने दिन की बात हुई उतने करेंगे, फिर उसके बाद ये बोलेगा, फिर हम बोले अब दिखा बेटे तेरा अब ड्रामा, उसको सेट कर देते हैं। क्योंकि सहज जब आप रहोगे, जब वो सहज रहेगा तभी आप काम भी अच्छा कर पाओगे ना। चलो, आपने ड्रामा बोला तो पॉलिटिक्स में ज़्यादा ड्रामा है या बॉलीवुड में? अभिनय के अलावा सब जगह अभिनय है। इस फील्ड में अभिनय नहीं करना पड़ता। एक्टिंग वो चीज़ है जिसमें आपको एक्टिंग नहीं करनी पड़ती है, बाकी सब एक्टिंग कर रहे हैं। 8 अरब लोग हैं, गांव के देख लो, शहरों के देख लो, लोग चेहरा ओढ़ के बैठे हुए हैं। हम एक्टिंग में सहजता चाहिए, और बाहर की दुनिया में हर आदमी एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि सच्चाई के साथ स्वीकार्यता का भाव होना मानवता के लिए बहुत बड़ी बात है। एक्सेप्टेंस जो है ना, स्वीकार करना, दूसरे को खुशी को स्वीकार करना, दूसरे का बंगले को देख के खुशी से स्वीकार करना कि क्या बंगला है इसका, क्या भाग्य है इसका, क्या घर है इसका, क्या गाड़ी है इसकी। ये भाव दिल से अगर आएगा तो आपके पास वो बंगला, वो गाड़ी सब आएगी। सब आएगा, बहुत सही। अगर आपने बोला काले धन से कमाया, 2 नंबर की कमाई, आपको कभी तरक्की होगी नहीं। आपके अंदर प्रसन्नता का भाव, क्योंकि सब कुछ किसी के पास जाते हो, किसी के घर में आप जाते हो ना, खुशी से, वाह कितने अच्छी टाइल लगाया तुमने, वाह, ये वाह अंदर से आना चाहिए ना। कितना अच्छा टाइल लगाया, वो जो एड विज्ञापनों में नहीं दिखाते वैसा वाला नहीं। जेन्युइन आप हो ना, तो ऊपर वाला भी तो देख रहा है आपको। वो सारी ऊर्जा जो आप दे रहे हो वो आपको ऊपर वाला आपको दे रहा है। आपका बंगला भी मिलेगा, आपका घर भी मिलेगा, आपको मान भी मिलेगा, आपको सम्मान भी मिलेगा। आप स्वीकार करो दूसरे की खुशी को सच्चाई से, तो आपका कल्याण है। सर आप फुल ऑन स्कूल ऑफ मोटिवेशन बन गए हो पूरा। नहीं, अब वो बातों से बात निकलती है तो अपन भी बात। बॉलीवुड का सबसे ओवररेटेड एक्टर कौन है? मुझे कुछ ओवररेटेड कौन है, जरूरत से ज़्यादा जिसको मैं ना, मुझे जानकारी जो जरूरत से ज़्यादा, जैसे अरे कोई जिसको जरूरत से ज़्यादा ओवररेट कर दिया गया है, ऐसा कभी तो वैल्यू मेरे को इस चीज़ की जानकारी नहीं। मैं ना ठीक है। फिल्मी खबरें पढ़ता हूँ ना मैं सिनेमा देख पाता हूँ। ठीक है। आज के किसी कॉमेडी शो में आपको आना चाहते हैं, मन हो तो कौन सा होगा? ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं, क्योंकि कॉमेडी शो करना अलग चीज़ होती है, एक्टिंग करना अलग चीज़ होती है। जो हमने कॉमेडी शो करने के बाद महसूस किया, मेरे जैसे और भी कई एक्टर हैं जो बहुत बढ़िया एक्टर हैं, लेकिन वो कॉमेडी शोज में उस तरह का नहीं कर पाते, क्योंकि वो दुनिया ही अलग है, उसका लेवल ही अलग है, उसकी शार्पनेस का मामला ही अलग है। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो आपका है उससे और शार्प अगर है तो आप उस विधा में जा सकते हैं या जाना चाहिए। कई जगहों पे ना एकदम से पीयूष सर की छाप आ जाती है आप जब बोलते हैं। अच्छा। और आपको बताऊं, मुझे पता भी नहीं था इसको कॉमेडी क्या स्टैंड अप कॉमेडी माने खड़े होके हंसाने वाला एक हिस्सा। मैं आपको बताऊं, 25-28 साल पहले हमारे एक दोस्त हैं नीरव, सहारा टीवी में
बोले हेमंत कुछ नहीं करना, 3 मिनट का एक प्रोग्राम है, तू खुद करेगा और तू आ जा, कुछ कुछ लिख के रख, कुछ हम बता दें। मैंने कुछ कुछ लिख लिया और वो माइक पे उन्होंने बनाया और शूट कर लिया। मैंने कहा ये क्या, बोले स्टैंड अप कॉमेडी है। और मुझे 6,000 मिले, पैसे की बात हुई थी 3,000 की, 30 साल पहले 3,000 रुपये आपको मिले और 3,000। मैंने कहा ये क्यों, बोले ये लिखने के। अरे बाप, हाँ सरप्राइज उसी वक्त, बोले रुक जा तेरे चेक बनाता हूँ। तो हमको पता नहीं था ये विधा ऐसी है, और चूंकि हमारा इंटरेस्ट उसमें बढ़ नहीं पाया। मुंबई की आपने बहुत तारीफ की सर कि शहर अच्छा है, भगवान सब है, सिखाता मंदिर है, क्योंकि मुंबई शहर हमारे लिए, पूरा शहर पूरी मिट्टी भगवान है, तो- क्योंकि इस धरती ने हमको इतना कुछ दिया। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। कोई एक प्रॉब्लम भी होगी, कोई बताइए। प्रॉब्लम ऐसा कुछ मैं मानता नहीं। प्रॉब्लम की बात करो तो फिर वो बहुत चीज़ें पॉलिटिकल हो जाती हैं, फलाना हो बिना जाती है। पॉलिटिकल बताइए। नहीं, प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है। हम तो क्योंकि ग्रेटिट्यूड के साथ इस शहर में आते हैं। 10-15 दिन के बाद जैसे ही मैं छूटता हूँ या उत्तराखंड से जब आता हूँ, क्योंकि वो मातृभूमि है, वहाँ की मिट्टी हम इस मुंबई में रखते हैं, और ये जब भूमि ऐसी है कि इसकी वजह से ही हम हैं। ये नहीं होता, मुंबई शहर नहीं होता तो आज हमको कौन पूछता, कौन देखता। और ऑन दी अदर हैंड ये तो बात सत्य है कि जिसके अंदर अच्छाई है उसके अंदर कुछ ना कुछ बुराई भी है, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होगा जो आपके उस विचार नहीं, में हमने खुशी के साथ उसको स्वीकार किया ना। बुराई तो उसको क्या- बुराई नहीं मानेंगे। नहीं, हाँ कुछ भी हो, जब आप सच्चाई से स्वीकार कर लीजिए तो फिर बुराई नहीं ये है। बात हम आपकी इससे सहमत है। फिर अगर आप उसको स्वीकार चुके हैं तो मुझे जैसे वड़ा पाव ऐसे संस्कारों से जुड़ गया। 10-15-20 दिन बाद में जब बम्बई आता हूँ, हाँ। तो आते ही उस दिन या अगले दिन मैं कहता हूँ यार बड़ा पाव खाऊंगा। वड़ा पाव पहले हम मजबूरी में खाते थे, क्योंकि सर्वाइव करना। 1.5 रुपये का वड़ा पाव आता था, फिर 2 रुपये का, 3 रुपये का वड़ा पाव खाया हमने। तब वड़ा पाव हम सर्वाइव के लिए खाते हैं। आज हम यादों को ज़िंदा करने के लिए खाते हैं, उस स्वाद को ज़िंदा रखने के लिए खाते हैं, उस वड़ा पाव को धन्यवाद देने के लिए वड़ा पाव खाते हैं कि वड़ा पाव तूने हमको उस वक्त जीवित रखा। लास्ट, अगर हेमंत सर एक्टर ना होते तो क्या करते? यार मैं क्या होता, अगर नहीं करते तो मैं या तो छुटभैया नेता टाइप वहाँ होता, हाँ। या कुछ नहीं, एक्टिंग ही करता यार मैं। मुझे तो लग रहा है आप साधु वाधु बन गए होते हो पहले। नहीं, साधु भी संभव है, लेकिन मुझे लगता है वो कीड़ा, फिल्में अगर नहीं होती ना तो शायद अपने शहर में कल्चरल एक्टिविटीज़ में मैं रहता, सोशली रहता, उस शहर तक ही सीमित रह जाता। तो जो भी किया है बहुत बढ़िया किया है, हम सब आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, और आपकी जो बोलने की कला है वो अद्भुत है, बहुत बढ़िया है। मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके इतनी देर में भी। तो अच्छा लगता उम्मीद है कि है आप जैसे लोग, या लोग हम हैं तो वही, आदमी तो वही हैं। जी, हम कोई ऐसा किताबी ज्ञान भी नहीं बोल पाते, क्योंकि हम उस तरह का ये ज्ञान के लिए- व्यवहारिक ज्ञान है सर, ये व्यवहारिक ज्ञान है। किताबी ज्ञान तो समझ में आ जाता है, ये व्यवहारिक ज्ञान है जो सबको नहीं भी मिलता है। अरे भाई साहब, 80 साल तक के आदमी को भी अकल नहीं आ पाती। कई बार आदमी उस औरा में ही अड़ा रहता है कि मैं सुबह उठता हूँ, मुझे चाय चाहिए अदरक वाली, वरना मैं डांट देता हूँ। थाली पटक देते हैं, ऐसे लोग हैं। और इतने अभिमानी लोग हैं, खाना गुस्से में थाली पटक देते हैं, अपना खाना पटक देते हैं। उनको वही चीज़ चाहिए, उनको वही चाहिए, वो घर में कलह मचा देते Selective हैं। है। कई बाप ऐसे, अब हालांकि ख़त्म हो गए हैं ऐसे बाप, वो पहले की जनरेशन में ज़्यादा थे। लेकिन मानवता होने के नाते, सभ्य अगर आप में थोड़ा अध्यात्म नहीं है तो गुस्सा तो कभी भी किसी को भी आ सकता है। और गुस्सा ऐसी चीज़ है बिना बताए आता साला, उस पर नियंत्रण करना। सही बात, गुस्से की बात करते मैं भी साला बोल पड़ा है ना। दिखाई दिया, मैंने वो तुरंत नोटिस करा। वो ये कहते हैं नेगेटिव प्रभाव वो आपको हाँ, पकड़ लेता गुस्से है। की बात की ना तो जैसे बोले तो साला निकला मुंह। हाँ। और वो ऊर्जा ऐसी है, क्योंकि बाहर हम गाड़ी भी चलाते हैं, हाँ। हर व्यक्ति अलग मनस्थिति से गाड़ी चला रहा है। कोई खुश होके गाड़ी से निकला, टिच होके है, और कोई बीवी से झगड़ के आया है, कोई ऑफिस से डांट खा के आया है। इतनी मेंटेलिटी ट्रेवल कर रही है सड़कों पे, उसमें खुशी वाले बहुत कम होते हैं। हस्बैंड वाइफ भी चल रहे हैं तो थोड़ा चुप हैं। तो लाइवनेस रहना जरूरी है, लाइव। सही बात है वो जीवन उसी को कहते हैं। करियर बनना से थोड़ी जीवन बनता है। सर, बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। ऑडियंस ने भी बहुत कुछ लिया होगा, सीखा होगा। मैं नहीं, ऑडियंस तो देखो, समझदार आदमी, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ज्ञान की किताब उसकी मुट्ठी में है। लेकिन एक शब्द को पालन करना ही जीवन में सबसे बड़ा कठिन काम हो जाता है। जैसे एक शब्द है सरलता, इसको आप जीवन में लाओगे पूरा जीवन निकल जाएगा, सरलता नहीं आ पाएगी।
चार लाइनों की बातें छोड़िए आप, आध्यात्म की बातें छोड़िए, एक शब्द है सरलता। इसको जीवन में लाने में पूरा जीवन निकल जाएगा। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो है ज्ञान होना अलग है, ज्ञान की बातें करना अलग है, जीवन में पालना उसको बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए। मैंने भी बहुत समय आपको दिया, लेकिन पता नहीं चला आपकी बातें और आपके सवाल ना, वाकई। और आपके पॉडकास्ट के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अभी जब आप एक समय का अनुभव आपको हो जाएगा, तो आपके बातें जो आप इतनों से सुन रहे हैं वो भी किताब बन रही है। हाँ बिल्कुल सर, कंबाइंड लिटरेचर। वो एक किताब बन रही है, आपके ब्रेन में, मेमोरी कार्ड में सब जा रहा है। तो आपका जो अनुभव होगा उसके बाद जो आप करेंगे 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, आपको खुद रियलाइज होगा कि यार मज़ा आ गया। बिल्कुल ठीक बात। और तब तक आप क्योंकि पूरी तरह तब आप घुस भी जाएंगे। वो इसलिए कि अभ्यास, ट्रेनिंग के बल पे जब आत्मघाती बम बनाए जा सकते हैं, तो आप देखना, आप 6 महीने साल भर में आप मक्खन। शुभकामनाएं आपको। आशीर्वाद बना रहे सर, बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उन सबको, क्योंकि एक रिश्ता है मानवता का, हम एक ही देश में हैं या विदेशों में भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास भी आप हमारे लिए समय है और आप उसको देख पा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आदमी अपने परिवार में ही समय नहीं है और आप हमारे को या हमारे आपको या एक कलाकार होने के नाते आप हमको देखते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अपने जीवन का कुछ हिस्सा आप हमको दे रहे हैं, हमको देख रहे हैं, तो हम भी भाग्यशाली हैं कि आप लोगों के माध्यम से हमको भी लोग बाग ज़्यादा जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, काम मिल रहा है, काम कर रहे हैं, और आपकी ऊर्जा हम तक भी पहुंचती है। हम दर्शक होने के नाते आप और हम मिल पाएँ या नहीं मिल पाएँ, जो भाव आप हमारे लिए रखते हो कलाकार होने के नाते, खुशी के मारे कि अरे इसको क्यों देखा, अरे आप, अरे तो पांडे जी ये तो घर में आते हैं, क्योंकि हम आपके घरों में आए, इतने साल लगातार टीवी में आए या फिल्मों में, आप अपने घरों में हमें देखते हो, तो आप वही प्यार हमको देते हो, क्योंकि हम आपके घर का हिस्सा होते हैं, आपके टेलीविज़न का हिस्सा होते हैं, आपकी वेब सीरीज़ का हिस्सा होते हैं, आपकी फिल्मों का हिस्सा होते हैं। तो आप हमें जो प्यार करते हो, हम उसको समझते हैं और उसके प्रति हम आप भी सम्मान का भाव आपके लिए रखते हैं। दोबारा जब कभी मिलें, देखें आप हमारे काम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लिविंग वायरल ये नया यूट्यूब चैनल आ रहा है, तो आपको बहुत बहुत बधाई, और आप इसको सब्सक्राइब कर लो। ज्ञान तो आपको पास है ही, लेकिन थोड़ा और मिल जाए तो बुरा क्या है ना? तो बस सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट लिखो, जो अच्छा लगता है दिल से लिखो। दिल की बात दिल से कही जाएगी तो ही दिल तक पहुँचेगी।